हम्म चलो गाइस, वेलकम बैक। मॉर्निंग विपुल, आपने नाम चेंज कर दिया है। मैंने आज इनेबल कर दिया था वैसे भी उसको चेंज करने के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। कल हमने क्या पढ़ा था? तो कल हमने रजिस्ट्रेशन का फर्स्ट पार्ट देखा था, और उसमें क्या देखा था हमने? सेक्शन 22, 23, 24 और प्रोसीजर देखा था रजिस्ट्रेशन का, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, वो सब देखा था। उसका हम रिवीजन एक बार कर लेते हैं और फिर हम आते हैं आज के टॉपिक पे। तो सबसे पहले हम जो रिवीजन करेंगे वो कैसे करेंगे? वो चार्ट से करेंगे, ठीक है? ये चार्ट मैं आपको आज भेज दूंगा। ये पूरा कंप्लीट है, पूरे रजिस्ट्रेशन चैप्टर का एक साथ पूरा चार्ट है, ठीक है? तो सबसे पहले हमने क्या देखा था? सबसे पहले हमने देखा था सेक्शन 22। 22 में क्या था कि आपको कब रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है? पर्सन्स लायबल टू टेक रजिस्ट्रेशन। अच्छा, रजिस्ट्रेशन आता कब है? तो पहले हमने चार्जिंग सेक्शन देखा था। चार्जिंग सेक्शन में दिया हुआ था कि टैक्स लायबिलिटी किस पे आती है, किसको पे करना रहता है? टैक्सेबल पर्सन। फिर हम गए थे टैक्सेबल पर्सन में। टैक्सेबल पर्सन में लिखा था ऑल दोस पीपल हु आर रजिस्टर्ड और हु आर रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन, एनी सेक्शन, ठीक है? फिर हम आए थे सेक्शन 22 में, वहां पर दे रखा है किसको रजिस्ट्रेशन लेना है, ठीक है? तो उसमें क्या था? अगर आपका जो टर्नओवर है वो थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर है तो ही आपको रजिस्ट्रेशन लेना है। अब थ्रेशोल्ड लिमिट क्या थी? तो एक बार थ्रेशोल्ड लिमिट देख लेते हैं। तो थ्रेशोल्ड लिमिट के लिए हमको ये मैप देखना था, ठीक है? ये 4 स्टेट्स हैं, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, जहां पर जो आपका थ्रेशोल्ड लिमिट है वो कितनी है? 10 लैक्स। बाकी के 6 स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, उत्तराखंड, देन हमारा तेलंगाना और पौंडीचेरी, पुडुचेरी जिसको बोलते हैं। ये सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में जो टर्नओवर है लिमिट वो कितनी है? 20 लैक्स, राइट? और बाकी के जो सारे स्टेट्स है, रिमेनिंग स्टेट्स, वहां पर लिमिट क्या है? फॉर सप्लाई ऑफ बोथ गुड्स एंड सर्विसेज 20 लैक्स, और अगर आप एक्सक्लूसिव सप्लायर हो किसके? गुड्स के, तो आप 40 लैक्स का थ्रेशोल्ड लिमिट आपके ऊपर एप्लीकेबल होगी, ठीक है? ये हमने देखा था। देन हमने देखा था कि अगर कोई पर्सन ऑलरेडी अर्स्टवाइल लॉ में रजिस्टर्ड है, अर्स्टवाइल लॉ मतलब आपका वीएटी, एक्साइज, सर्विस टैक्स, तो उनको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लेना है। अगर उसके बाद उनको लगे कि हाँ अब रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, तो बाद में वो कैंसिल करवा सकते हैं, ठीक है? लेकिन इनिशियली सबको माइग्रेट किया था, तो ये ट्रांजिशन प्रोविजन है। अभी इसका इतना रेलेवेंस नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सब लोग माइग्रेट हो चुके हैं। देन अगर आप अपना बिजनेस ट्रांसफर कर रहे हो तो आपका पैन, बिजनेस का पैन चेंज हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा? अगर किसी नए बिजनेस पर्सन को आप ट्रांसफर कर रहे हो जिसका अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो उसको नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा क्योंकि उसका पैन डिफरेंट रहेगा। पैन कभी भी चेंज नहीं हो सकता क्योंकि आपका जो जीएसटी नंबर होता है वो पैन बेस्ड होता है, इसलिए, ठीक है? तो अब ये जो आपका थ्रेशोल्ड लिमिट है वो किस पे कैलकुलेट होगा? वो होगा एग्रीगेट टर्नओवर। अब एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या इंक्लूड होगा? तो टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट, एक्सपोर्ट्स। अगर आपने एज एन एजेंट कुछ सप्लाई किया है तो वो भी आएगा। अगर आपने अपने जॉब वर्कर से कुछ सप्लाई करवाया है तो वो आपके टर्नओवर में ऐड होगा, जॉब वर्क के करके टर्नओवर में नहीं होगा। वैसे ही एक्सक्लूड क्या क्या होगा? तो जो टैक्सेस है अंडर जीएसटी वो सब एक्सक्लूड होंगे। अगर आपने कुछ इनवर्ट सप्लाई किया है जिसपे आप आरसीएम पे, सॉरी, इनवर्ट सप्लाई आपको कुछ मिला है जिसपे आप आरसीएम पे पे कर रहे हो, वो भी आपको एक्सक्लूड करना है क्योंकि वो आपका टर्नओवर नहीं है, वो किसका टर्नओवर है? सामने वाले का टर्नओवर है। देन अगर आप जॉब वर्कर हो तो आपके टर्नओवर में अगर आपने कुछ प्रिंसिपल के बिहाफ पे सप्लाई किया है तो वो ऐड नहीं होगा, ठीक है? देन हम आ गए थे सेकेंड पॉइंट जो हमारा था कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर क्या है कि अगर आपका जो टर्नओवर है वो थ्रेशोल्ड से, इस थ्रेशोल्ड से कम है, फिर भी आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो कब लेना पड़ेगा? अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो किस चीज का? गुड्स का, एक्सेप्ट नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट। कुछ हैंडीक्राफ्ट गुड्स हैं जो कि गवर्नमेंट ने नोटिफाई करा है कि वो आप इंटरस्टेट भी सप्लाई करोगे तो चलेगा, ठीक है? देन रेसिपिएंट्स रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर आरसीएम। तो अगर आप एक रेसिपिएंट हो और आपके ऊपर आरसीएम की लाइबिलिटी आ गई है तो आपका टर्नओवर अगर 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख से कम भी है तो भी आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर आप सारी सर्विसेज आरसीएम पे ही है आपकी आउटपुट सर्विसेज तो आपको एग्जाम्पशन है, तो आपको ये कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप लॉ एडवोकेट हो, ठीक है, आपकी सारी सर्विसेज पे जीएसटी आप बिजनेस एंटिटी को देते हो, सारी सर्विसेज पे जीएसटी बिजनेस एंटिटी पे करती है, आप पे नहीं करते हो। अगर आपने कुछ जीटीए सर्विसेज लिए
तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं रहेगी। देन ई कॉमर्स ऑपरेटर को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। देन जो लोग ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करते हैं उनको भी रजिस्ट्रेशन ओके, ई कॉमर्स वाला मैं एक बार अच्छे से बता दूंगा। तो मैंने जो चार्ट बताया ना, मैं आपको चार्ट पे लेके चलूंगा और वो ई कॉमर्स वाला आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। देन नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन अगर आप बाहर से इंडिया में और कुछ सप्लाई करना है, आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, भले आपका थ्रेशोल्ड लिमिट से कम हो, टीडीएस डिडक्टर हो तो लेना पड़ेगा। देन अगर आप किसी और के बिहाफ पे टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो और जो जिसके बिहाफ पे कर रहे हो वो भी टैक्सेबल पर्सन है, तो भी आपको लेना पड़ेगा। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को कंपलसरी लेना पड़ेगा। अगर आप ऑइडर सर्विसेज दे रहे हो फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू अ पर्सन जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, तो आपको वहां पर रजिस्ट्रेशन इंडिया में लेना पड़ेगा। देन अगर 9(5) में आप लायबल हो रिवर्स चार्ज पे टैक्स पे करने के लिए, तो भी आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। देन हमने देखा था कि पर्सन्स हु आर नॉट लायबल टू रजिस्टर, वो कौन है? अगर आप एक्सक्लूसिवली नॉन टैक्सेबल सप्लाईज या फिर एग्जाम सप्लाई कर रहे हो तो आपको नहीं लेना है। एग्रीकल्चरलिस्ट हो तो भी आपको नहीं लेना है। ये लोग क्या है, इनको बोल दिया कि यू आर नॉट लायबल टू टेक रजिस्ट्रेशन। देन गवर्नमेंट ने एक पावर रखी अपने पास कि दे कैन एग्जेम्प्ट सर्टेन क्लास ऑफ पीपल फ्रॉम टेकिंग रजिस्ट्रेशन। इनको तो लेना ही नहीं है, बाकी गवर्नमेंट ने इन लोगों को एग्जेम्प्ट कर रखा है, तो दे आर लायबल टू टेक रजिस्ट्रेशन बट दे हैव बीन एग्जेम्प्टेड बाय वे ऑफ अ नोटिफिकेशन। तो वो कौन कौन से हैं? अगर आप एक्सक्लूसिवली रिवर्स चार्ज सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो, एक जीटीए जो कि सिर्फ 5% पे टैक्स पे कर रहा है रिवर्स चार्ज पे, तो आपको लेने की जरूरत नहीं है। देन सप्लायर ऑफ सर्विस अप टू थ्रेशोल्ड टर्नओवर लिमिट, अगर आप सिर्फ सर्विस सप्लाई कर रहे हो, इंटरस्टेट भी कर रहे हो, यहाँ पे इंटरस्टेट आना चाहिए, यहाँ पे मैं इसको चेंज कर लूंगा, इंटरस्टेट कर रहे हो और आपका टर्नओवर 20 लाख या 10 लाख से कम है, तो आपको लेने की जरूरत नहीं है। देन नोटिफाइड गुड्स का तो हमने देख ही लिया। और आपका क्या है, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर आप वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये भी मैं कवर करूंगा इसके साथ। जो यहाँ पे ये वाला पॉइंट है, ये मैं चार्ट में अभी आपको एक्सप्लेन अच्छे से कर दूंगा, ठीक है। देन इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देखा था कि आपने जब अप्लाई किया, अगर आपने टाइम से अप्लाई किया है, ठीक है, टाइम मतलब क्या, 30 डेज में जैसे आपको रजिस्ट्रेशन लेने की कंडीशन ट्रिगर हुई, आपको विद इन 30 डेज एप्लीकेशन फाइल करनी है। अगर एप्लीकेशन फाइल कर दी तो आपकी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगी, द डेट फ्रॉम वेयर यू आर लायबल टू रजिस्टर, ठीक है। और अगर आप लेट हो गए तो कब मानेंगे, कि जब आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला, वो डेट आपकी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। देन प्रोसीजर, तो अगर आप सीटीपी मतलब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या फिर नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो, तो 5 दिन पहले, बिजनेस चालू करने से 5 दिन पहले आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अदर्स है तो विद इन 30 डेज ऑफ बिकमिंग लायबल टू टेक रजिस्ट्रेशन। स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन होगा, सारे स्टेट में अगर आपके अलग अलग ऑफिस है तो डिफरेंट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। पैन मैंडेटरी है, बट जो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन इनके पास पैन नहीं होगा तो उसके लिए प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट है, जो कि है पासपोर्ट, या फिर आपके जिस कंट्री में, अगर आप नेचुरल पर्सन नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन है, तो पासपोर्ट नहीं होगा, तो आप क्या करोगे, उस केस में आप लेोगे जो आपका वहां का उस कंपनी, उस कंट्री का टैक्स पेयर नंबर है वहां पर, जैसे यहाँ पे इंडिया में पैन है वैसे हर जगह होता है, ठीक है। देन सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन बाय पीओ, तो उस केस में क्या होगा, अगर आपको लग रहा है कि आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है बट पीओ ने आपको बोला कि नहीं आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, तो वो क्या करेगा, आपको रजिस्टर कर देगा और आपको एक शो कॉज नोटिस इशू करेगा कि आपको रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं लेना चाहिए। आप उसका रिप्लाई कर दो। अगर आपको लग रहा है कि हाँ वो सही है तो आप 30 डेज में फाइल कर दो, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, सॉरी 90 डेज में, अदरवाइज 90 डेज में आपको अपील फाइल करनी पड़ेगी। और अगर अथॉरिटी, एडवांस अथॉरिटी जो है उसने अगर अपीलेट अथॉरिटी ने अगर मान लिया कि हाँ रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है, तो आपको 30 डेज में फाइल करनी पड़ेगी, ऑर्डर के 30 डेज में। देन एम्बेसीज और जो यूएन की एजेंसीज हैं उनको यूआईएन मिलता है, उनको अनरजिस्टर्ड ट्रीट करते हैं, और जब ये लोग अप्लाई करते हैं उसके 3 दिन में इनको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट क्या में मिलता है, REG 06 पूरे में, ठीक है। अब ठीक है, ये तो आज का डिस्कशन है, एक बार मैं आपको ई कॉमर्स वाला बता देता हूँ। तो देखो ई कॉमर्स में ना 2 जगह आपको एंट्री दे रखी है ई कॉमर्स के बारे में, ये ना। तो देखो सबसे पहले आपको दे रखा है कि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है, या आपको सेक्शन
24 में दे रखा है कि अगर आप यू नो ऐसे पर्सन हो जो कि सप्लाई कर रहे हो गुड्स या सर्विसेज थ्रू ई कॉमर्स, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा कंपल्सरीली। ये काय में दे रखा है, सेक्शन 24 में, ठीक है। और उसमें क्या दे रखा है कि आपको गुड्स के केस में सब में लेना है, ठीक है। और सर्विस के केस में अगर आप 95 के एक्सेप्ट फॉर 95, मतलब 95 मतलब क्या, 95 में 3 अभी नोटिफाई कर रखे गवर्नमेंट ने कि ये ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को जीएसटी रिवर्स चार्ज पे करना है। कौन? आपका उबर, ओला, ठीक है, देन ओयो, एयरबीएनबी, और थर्ड वाला कौन सा है आपका, जो अर्बन क्लैप वाला है, ठीक है। ये सब जो हाउस कीपिंग सर्विसेज से रिलेटेड जो आपकी ई कॉमर्स है वो, तो इन तीनों को क्या है, इन तीनों को खुद को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, और आपके बिहाफ पे टैक्स कौन पे करेंगे, ये करेंगे, ठीक है। अब अगर ये पे करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत पड़नी चाहिए क्या? आइडियली नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि हर बार सर्विसेज के लिए या सर्विसेज के लिए पे कौन करेगा टैक्स? रिवर्स चार्ज पे वो लोग ही करेंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि यहाँ पे गुड्स में सबको लेने की जरूरत है कंपलसरीली, ठीक है। अगर आप ई कॉमर्स के थ्रू कर रहे हो तो गुड्स के केस में सबको लेने की जरूरत है, और सर्विस के केस में लेने की जरूरत है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कौन सा है? जो 95 के थ्रू सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। बट अब आप जाते हो एग्जाम्पशन में, ठीक है। तो अभी क्या दे रखा है कि बाकी सर्विस प्रोवाइडर है एक्सेप्ट 95, उनको भी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है, दे आर लायबल टू टेक रजिस्ट्रेशन। बट फिर हम जाते हैं हमारे सेक्शन 23 में। 23 में क्या दे रखा है, गवर्नमेंट ने कुछ लोगों को एग्जेम्प्ट कर रखा है, ठीक है। तो जो 95 वाले हैं वो तो लायबल ही नहीं है, यहीं से उनको हटा दिया है कि आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। बट जो दूसरे सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, उनको लायबल तो है रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि हम आपको एग्जेम्प्ट कर रहे हैं बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन। तो इन शॉर्ट, सर्विस अगर आप सप्लाई कर रहे हो ओला, उबर, एयरबीएनबी, ओयो, अर्बन क्लैप या फिर कोई दूसरे भी, ठीक है, अदर देन दीज 95, तो भी आपको एग्जम्पशन है। और अगर आप गुड्स कर रहे हो तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो आप अमेजोन के थ्रू, फ्लिपकार्ट के थ्रू अगर गुड्स बेच रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा कंपलसरी, क्योंकि वो टैक्स नहीं पे करते हैं 95 में, टैक्स पे आपको करना है, इसलिए आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इससे रिलेटेड। अब आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले सीटीपी और एनआरटीपी के बारे में। सीटीपी क्या होता है और एनआरटीपी क्या होता है, ठीक है। जैसे सेकंड, आपने कुछ टाइप किया है, ओके, ठीक है। सीटीपी, सीटीपी मतलब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है महाराष्ट्र में, आपको किसी एग्जीबिशन के लिए जाना है गुजरात। अब गुजरात में आपका कुछ फिक्स एस्टेब्लिशमेंट होने वाला है क्या? जब भी हम रजिस्टर करते हैं हमको क्या दिखाना पड़ता है? हमको दिखाना पड़ता है कि आपका एक रजिस्टर्ड प्रीमाइस दिखानी पड़ती है कि हम यहाँ से रजिस्ट्रेशन लेने वाले हैं। वहां पे आपके लिए कुछ एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए, या रेंट अग्रीमेंट होना चाहिए, या फिर कुछ भी फिक्स एस्टेब्लिशमेंट का प्रूफ होना चाहिए। अब इस केस में आप एग्जीबिशन पे जा रहे हो, ठीक है, वो वाली जो प्लेस है उसका आपके पास कुछ वो मतलब वो ना तो आपने रेंट पे ली है ना कुछ, तो क्या आप दिखा सकते हो वहां पे कि वो आपका फिक्स एस्टेब्लिशमेंट है? फिक्स एस्टेब्लिशमेंट में भी क्या होता है, इट शुड हैव अ रीजनेबल परमानेंस, ठीक है। तो आप जाते हो कभी एग्जीबिशन के लिए तो वो 5 दिन 10 दिन के लिए होता है, इट इज नॉट परमानेंट, ठीक है। तो इसलिए आप वहां पर रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते हो। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आप एज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जब महाराष्ट्र से आपको गुजरात जाना है एग्जीबिशन के, उसके एटलीस्ट 5 दिन पहले आपको गुजरात में रिटर्न वो सीटीपी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। आपको एडवांस में बताना पड़ेगा कि मुझे इतना सप्लाई में कर सकता हूं, और एडवांस में टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे आपका फिक्स एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। अगर आप वहां से भाग गए तो गुजरात की जो अथॉरिटीज है वो आपको कहाँ से पकड़ेगी? तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला, आपको एडवांस में टैक्स पे करना पड़ेगा, हमको आप विश्वास नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मीनिंग है, तो ये मीनिंग और डेफिनेशन दे रखी है कि अगर आप सीटीपी किनको बोलते हैं। मैं हमेशा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की जगह सीटीपी यूज करूंगा, ठीक है। हम जब आगे भी बहुत सारी जगह सीटीपी और एनआरटीपी हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो ये पढ़ लेना अब एक बार, मीनिंग और डेफिनेशन। देन नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन क्या होता है? सेम सीटीपी की जगह, सीटीपी में क्या होता है, अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हो तो आप सीटीपी में रजिस्ट्रेशन लेते हो। एनआरटीपी मतलब क्या? कोई फॉरेन से इंडिया आ रहा है
फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, वो कुछ फिक्स एस्टेब्लिशमेंट नहीं बना रहा है, वो एग्जीबिशन के लिए आ रहा है, तो वो क्या करेगा, कुछ टाइम के लिए उसको चाहिए, तो वो एज एनआरटीपी रजिस्ट्रेशन लेगा। सेम ऑलमोस्ट सेम सारी रूल्स एनआरटीपी पे भी एप्लीकेबल होंगे। तो आप एक बार मीनिंग पढ़ लेना और इनकी डेफिनेशन भी देख लेना, ठीक है। ये दोनों कॉम्पोजिशन के लिए एलिजिबल नहीं है, इनको नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। देन एप्लीकेशन कब फाइल करनी पड़ेगी, उनको 5 दिन पहले, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, जब आप लाइबल हुए रजिस्ट्रेशन के उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, बट यहाँ पर आपको एडवांस में 5 दिन एडवांस में एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। डॉक्यूमेंट्स में सीटीपी के लिए पैन मैंडेटरी है, और पैन आपके पास होगा भी, क्योंकि आप दूसरे स्टेट में रजिस्टर्ड हो, महाराष्ट्र में, तो यहाँ पर भी आपके पास पैन होगा ही। आप अगर बाहर से आ रहे हो, कोई फॉरेनर है, उसके पास पैन नहीं होगा इंडिया का, तो वो क्या कर सकता है, या तो पासपोर्ट दे सकता है अगर इंडिविजुअल हुआ तो। अगर बिजनेस एंटिटी हुई तो टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ दैट कंट्री या फिर कोई यूनिक नंबर होगा, वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। देन अगर आपकी जो पीरियोडिसिटी है, मतलब कितने टाइम के लिए आपको सर्टिफिकेट मिल सकता है, तो सर्टिफिकेट जो है ना वो मैक्सिमम 90 + 90 डेज के लिए मिलेगा। मतलब आप जो फर्स्ट आप 90 डेज के लिए ले सकते हो, उसके बाद आप मैक्सिमम 90 डेज के लिए और एक्सटेंड कर सकते हो। अब अगर 90 और 90 180 डेज से ज्यादा के लिए अगर आपको जाना है, ऐसी कोई एग्जीबिशन है जो ज्यादा टाइम के लिए चल रही है, तो हम उसके लिए आगे देखेंगे उसके लिए क्या होता है, ठीक है। गवर्नमेंट ने उसके लिए क्लैरिफिकेशन दे रखा है, बट अभी क्या है, मैक्सिमम कितना हो गया आपका 180 डेज के लिए, ठीक है। या फिर अगर कम के लिए लेना है, आपको सिर्फ 1 मंथ के लिए लेना है, 30 डेज के लिए लेना है, तो आप 30 डेज के लिए भी ले सकते हो। तो विच एवर इज लेस, इन दोनों में से आपने जितना अप्लाई किया है, आपने बोला अगर 120 डेज, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, पहले आपको 90 देंगे, उसके बाद आप एक्सटेंड कर लो। आप बोलोगे 360 डेज, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि नहीं, 180 इज द मैक्सिमम लिमिट। एडवांस डिपॉजिट करना पड़ेगा आपको टैक्स, एडवांस में आप असेस कर लो आपकी लायबिलिटी कितनी होने वाली है, आप टैक्स पे करो। अगर आपकी लायबिलिटी कम हुई तो आपको रिफंड मिल जाएगा, आपकी लायबिलिटी बढ़ गई तो आपको वापस से उसमें पे करना पड़ेगा टैक्स, और ठीक है। तो ये इलस्ट्रेशन है जो मैंने आपको बताया, वैसा इलस्ट्रेशन है, ठीक है। देन अगर आपकी लॉन्ग रनिंग एग्जीबिशन है, तो आप क्या करोगे, आपकी जो एग्जीबिशन है वो 180 दिन से ज्यादा है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। आपको वहां पर एक प्रीमाइस रेंट पे लेनी पड़ेगी, या फिर जो भी आप कंसेंट लेटर अगर ले सकते हो तो वहां पे आपको एक रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और अगर आप नॉर्मल रजिस्ट्रेशन ले रहे हो तो आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा क्या, नहीं, तो आपको एडवांस टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप उस केस में सीटीपी में फॉल ही नहीं हो रहे हो, आप नॉर्मल रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, ठीक है। तो ये क्या हमारा हो गया, सीटीपी और एनआरटीपी, ठीक है। इसके बाद में अगर रिफंड जो भी है वो हम रिफंड वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि अगर आपने ज्यादा पे करे तो रिफंड कैसे मिलेगा, वो सब चीजें हम रिफंड चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। देन है आपका डीम्ड रजिस्ट्रेशन का सेक्शन 26। ये क्या बोलता है, अगर आप सीजीएसटी एक्ट में रजिस्टर हो गए तो एसजीएसटी एक्ट में भी ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाओगे, अनलेस ऑफिसर को कुछ कुछ तकलीफ है उससे। तो जनरली होता क्या है, जैसे आप रजिस्टर करते हो ना, रेंडमली वो या तो आपके स्टेट अथॉरिटी के पास जाएगा, या फिर रेंडमली वो किसके पास चला जाएगा, सेंटर के पास। तो दोनों में से कोई एक अप्रूव करता है, और जैसे ही एक अप्रूव करता है, मान लिया जाता है कि आप दूसरे में भी रजिस्टर हो गए हो, क्योंकि सीजीएसटी एक्ट अलग है और आपके स्टेट का एसजीएसटी एक्ट अलग होगा, इसलिए, ठीक है। देन रजिस्ट्रेशन इन केस ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस। अब जीएसटी में भी टीडीएस है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि जनरली जो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं और वो सब छोटे छोटे लोग होते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अगर आप उनको पे कर रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा, आप पे करोगे, उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट मतलब गवर्नमेंट खुद पे करेगी टैक्स, उसके बाद वो सिविल कॉन्ट्रैक्टर के पास आएगा, वो वापस से गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। उसके लिए क्या बोला गवर्नमेंट ने, तो 2 रीजन है, एक तो उनको रेगुलेट करना था उन कॉन्ट्रैक्टर्स को कि आप जीएसटी में टैक्स पे करो, ये वाला रेवेन्यू जाना नहीं चाहिए। तो इसलिए क्या हो गया, गवर्नमेंट ने सबसे पहले तो क्या बोला कि हम आपका टीडीएस काट लेंगे। आप थोड़ा सा टीडीएस काट लिया, मतलब हमको पता चल गया कि आपने सप्लाई किया है, अब आपको पूरा टैक्स पे करना पड़ेगा। दूसरी बात क्या, आपका थोड़ा रेवेन्यू का डायरेक्टली भी चला गया, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप पहले गवर्नमेंट हो, आप उनको पे करो, फिर वो आपको एज अ टैक्स वापस पे करे, तो गवर्नमेंट ने बोला हम थोड़ा सा आपको काट के पे करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों इसके ऑब्जेक्टिव है टीडीएस का।
अब इस केस में क्या हो गया, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ये भी हम आगे पढ़ेंगे किस किस को लेने की जरूरत है। तो जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है वो सब क्या करते हैं, रजिस्टर करते हैं, कितने, 3 दिन में उनको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, ठीक है। और ये सब चीजें नॉर्मली है, दीज आर ऑल नॉट दोज दैट इम्पोर्टेंट, ठीक है। फिर अगर आपका बीच में कुछ अमेंडमेंट है, अब अमेंडमेंट क्या होगा, अमेंडमेंट कैसे हो सकता है कि आपका जो बिजनेस नेम है वो चेंज हो गया है, ठीक है, या फिर आपको एक एडिशनल प्लेस ऐड करनी है, ठीक है, आप वहां से भी आप बिजनेस करने वाले हो, या फिर आपको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, या फिर कुछ दूसरी चीज चेंज करनी है जो कि आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दी थी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 15 दिन में, जब भी वो चेंज हुआ उसके 15 दिन में इंटीमेट करना पड़ेगा कि मुझे ये सब चेंज करना है, ठीक है। अब इसमें जो फील्ड्स है ना, सारी फील्ड्स वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक होती है कोर फील्ड्स। कोर फील्ड्स मतलब क्या, ऐसी फील्ड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जो कि गवर्नमेंट चाहती है कि वेरीफाई होने के बाद ही आप चेंज कर पाओ। और ऐसी कुछ फील्ड्स है जो कि नॉन कोर है, मतलब दीज आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, दीज आर प्रोसीजरल। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि इसमें आपको कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी नॉन कोर फील्ड्स में, ठीक है। तो वो क्या, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब चीजें हम नॉर्मली यूं ही चेंज करते रहते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि इसमें आपके प्रॉपर ऑफिसर की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। बट कोर फील्ड अगर आपको चेंज करना है तो आपको प्रॉपर ऑफिसर की अप्रूवल की जरूरत है। आपको 15 दिन में क्या करना पड़ेगा, इंटीमेट करना पड़ेगा। पीओ के पास अनदर 15 दिन होंगे आपके एप्लीकेशन देखने के लिए। अगर 15 दिन में वो नहीं कर पाया, ठीक है, तो क्या मान लिया जाएगा, डीम्ड अप्रूवल। और अगर पीओ को लगा कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो प्रॉपर नहीं है, तो वो क्या करेगा, 15 दिन में आपको एक शो कॉज नोटिस इशू करेगा कि आपकी एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट नहीं करनी चाहिए, ये सब चीजें मुझे गलत लग रही है। आपको कितने दिन में रिप्लाई करना है, 7 दिन में। अगर 7 दिन में आपने रिप्लाई कर दिया, वो सेटिस्फैक्ट्री है, तो ही विल एक्सेप्ट, अदरवाइज वो क्या कर देगा, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगा और आपको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी देगा, ठीक है। तो इसके लिए हियरिंग भी मिल सकती है आपको, ठीक है। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट क्या हो जाएगा, डेट ऑफ ऑकरेंस, जब आपका वो हुआ था इवेंट, उस टाइम पे ही मान लिया जाएगा आपका इफेक्टिव डेट है। और अगर आपका नॉन कोर फील्ड है तो वो तो हाथों हाथ ही आपका चेंज हो जाता है। जैसे आप ईमेल आईडी डालोगे, वो आपसे एक ओटीपी मांगेगा, आपने ओटीपी फीड कर दिया सही, तो आपका उसी टाइम हाथों हाथ हो जाएगा, तो उसी दिन मान लिया जाएगा कि आपका अमेंड हो गया है रजिस्ट्रेशन, ठीक है। देन कैंसिलेशन और सस्पेंशन। अब अगर आपको आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल करवाना है, तो कैंसिल आप कब कब करवा सकते हो, अगर आपका बिजनेस बंद हो रहा है तो आप करवा सकते हो, आपने पूरा ट्रांसफर कर दिया बिजनेस किसी और एंटिटी को, ठीक है, या फिर जो प्रोप्राइटर है उसकी डेथ हो गई है और आपका वो जो बिजनेस है वो किसी और को ट्रांसफर हो रहा है, उससे अपने पैन नंबर में वो बिजनेस चालू करना है, ठीक है, ट्रांसफर करना है, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। अमलगमेट हो गए हो दूसरी कंपनी से, तो आपका पूरा एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा, आपका पैन खत्म हो जाएगा, आपको नए पैन में जाना पड़ेगा। अदरवाइज भी आपने अगर उसको बेच दिया है या फिर कुछ भी डिस्पोज ऑफ किया है, या फिर आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बिजनेस चेंज कर लिया, पहले आप पार्टनरशिप थे, अब आपने कंपनी बना ली है, तो आपका पैन चेंज हो जाएगा, तो आपका जीएसटी नंबर भी चेंज होना पड़ेगा। या फिर अगर आप नो लॉन्गर लायबल टू रजिस्टर हो, आपकी टर्नओवर जो लिमिट है वो कम हो गई है, या फिर पहले आप कंपल्सरी रिक्वायर्ड थे, जैसे आप पहले आरसीएम से सर्विसेज लेते थे, अब आजकल आप आरसीएम से सर्विस ले ही नहीं रहे हो, इसलिए आप कंपल्सरी भी रिक्वायर्ड नहीं हो, तो आप क्या कर सकते हो, कैंसिल आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, आपका डिस्क्रिप्शन कि आपको कैंसिलेशन करवाना है। कभी कभी क्या होता है कि प्रॉपर ऑफिसर है वो खुद कैंसिल कर देता है आपका रजिस्ट्रेशन। कब कर सकता है, अगर आपने जो प्लेस ऑफ बिजनेस दिखाई है आप वहां से बिजनेस नहीं कर रहे हो, आप कहीं और से बिजनेस कर रहे हो, तो उस केस में क्या करेगा, जो प्रॉपर ऑफिसर है वो आपका कैंसिल कर देगा रजिस्ट्रेशन। देन अगर आप इनवॉइस इशू कर रहे हो जो कि कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजंस है, ठीक है, बहुत बार लोग फेक इनवॉइसेस इशू करते हैं, ठीक है, तो उस केस में प्रॉपर ऑफिसर के पास क्या पावर है कि वो आपका रजिस्ट्रेशन खुद ही कैंसिल कर सकता है। देन अगर आपने एंटी प्रॉफिटेरिंग रेगुलेशन वायोलेट किया है, अब एंटी प्रॉफिटेरिंग क्या होता है, तो एंटी प्रॉफिटेरिंग आपको ब्रीफली बताऊं तो जब जीएसटी आने वाला था तब क्या था, गवर्नमेंट जीएसटी क्यों लाई, ताकि जो कास्केडिंग इफेक्ट का की वजह से एक्स्ट्रा टैक्स लगता है कंज्यूमर को, वो बर्डन कंज्यूमर से हट जाए। अब कैसा होता है कि एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में कुछ ट्रांसफर हो रहा है टैक्स, ठीक है, जो कि अब क्या कंज्यूमर पे भी ट्रांसफर हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल एक्साइज, अब एक्साइज के ऊपर यहाँ पे वीएटी लग जाता था
और जब बी कंज्यूमर को, एक बिजनेस दूसरे कंज्यूमर को दे रहा है, उस पर भी वैट लगाएगा, तो ये जो वैट है ये एक्साइज पे भी लगता था। अब ये जो सेविंग हो रही है, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि ये जो आपकी सेविंग हो रही है, अब एक्साइज पे आपको वीएटी पे नहीं करना, आपका यहाँ पे भी जीएसटी लगेगा, जिसका क्रेडिट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसका जो बेनिफिट है वो आपको पास ऑन करना है, किसको? कंज्यूमर को। इस जीएसटी की वजह से आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है, वो आप खुद नहीं रख सकते, एंटी प्रॉफिटेरिंग, वो प्रॉफिट आप खुद नहीं रख सकते हो, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अगर आप ऐसा कर रहे हो एंटी प्रॉफिटेरिंग, तो हम आपको इसमें बहुत हैवी फाइन लगता है, ये मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि आप ये प्रॉफिट खुद नहीं रख सकते, आपको इसको पास ऑन करना पड़ेगा। इसलिए गवर्नमेंट ने एक कमिटी बनाई है, एंटी प्रॉफिटेरिंग कमिटी, जो कि ये ऑब्जर्व करती है, ठीक है। तो अगर आप एंटी प्रॉफिटेरिंग कर रहे हो, मतलब आप सॉरी प्रॉफिट आप खुद रख रहे हो, पास ऑन नहीं कर रहे हो, तो भी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। देन उसके बाद अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन और आपने 6 मंथ्स तक कंटिन्यूअसली रिटर्न्स नहीं फाइल करी है, या फिर अगर आप कंपोजिशन डीलर हो और आपने 3 कॉन्जिक्यूटिव टैक्स पीरियड में रिटर्न फाइल नहीं करी है, तो क्या हो जाएगा? आपको आपका जो रजिस्ट्रेशन है दैट विल बी लायबल फॉर कैंसिलेशन। देन अगर आप वॉलेंटरीली रजिस्टर्ड हो, आपने क्या बोला कि मुझे बिजनेस चालू करना है एंड आई वांट टू टेक वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन, बट आपने 6 मंथ्स तक, जब आपका रजिस्ट्रेशन हुआ उसके 6 मंथ्स तक भी आपने बिजनेस कमेंट्स नहीं करा है, मतलब आपने, हो सकता है कुछ आप फ्रॉड कर रहे हो, उसके लिए आपने सिर्फ रजिस्ट्रेशन लिया है, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, उसको भी हम कैंसिल कर सकते हैं। देन अगर आपने रजिस्ट्रेशन लिया है जो कि फ्रॉड, विलफुल मिस स्टेटमेंट या फिर सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स के लिए की वजह से है, तो पीओ उसको आपको कैंसिल कर सकता है रजिस्ट्रेशन, ठीक है। देन सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो सस्पेंड भी हो सकता है। सस्पेंड होगा मतलब कब होगा? अब जैसे आपने अगर जैसे कैंसिलेशन के लिए फाइल किया, ठीक है, तो जैसे ही आप मतलब यहाँ पे तो पीओ ने खुद ने किया, अगर यहाँ पे आपने कैंसिलेशन के लिए फाइल किया, ठीक है, अब जैसे आपने कैंसिलेशन के लिए फाइल किया, प्रॉपर ऑफिसर जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगा, देखेगा कि आपका रीजन सब सही है कि नहीं, इन सब में से फॉलो हो रहा है कि नहीं, उसके बाद वो आपको एक कैंसिलेशन सर्टिफिकेट देगा। उसके बीच में आपकी, अब हो सकता है इसमें 1 मंथ लगे, 2 मंथ लग जाए, उसके बीच में जो प्रॉपर ऑफिसर है वो क्या कर सकता है, वो आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर सकता है फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, ताकि आपको उस टाइम टैक्स पे नहीं करना पड़े, उस टाइम आपको रिटर्न्स फाइल नहीं करना पड़े। तो पीओ के पास क्या पावर है कि वो आपका सस्पेंड कर सकता है अगर आपने रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फाइल करी है, या फिर अगर पीओ खुद कैंसिल करना चाहता है और वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है, तब तक क्या कर देगा, आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर देगा। जैसे ही सस्पेंड होगा, अब उसका पीरियड क्या होगा, कब तक के लिए सस्पेंड करेगा, तो इट इज लेटर ऑफ द फॉलोइंग डेट, या तो अगर आपने सबमिट किया है एप्लीकेशन तब, या फिर अगर आपने एप्लीकेशन में लिखा है कि मुझे फ्यूचर डेट से कैंसिलेशन चाहिए तब। अब इसका मतलब क्या हो गया कि देखो, आज है 1 ठीक है, गवर्नमेंट ने बोला कि 15 से जो आप गुड्स दे रहे हो वो एग्जेम्प्ट होने वाले हैं, ठीक है। अब जब आपका पूरा सप्लाई एग्जेम्प्ट हो जाएगा, तो आपको आगे रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं। और आपको अभी से ही पता है कि ये होने वाला है, तो आपने क्या किया, 1 को ही एप्लीकेशन फाइल कर दी कि मुझे विद इफेक्ट फ्रॉम 15 कैंसिलेशन चाहिए, ठीक है, मुझे विद इफेक्ट फ्रॉम 15 कैंसिलेशन चाहिए। तो अब उस केस में क्या होगा, आपका इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन क्या हो जाएगा, सॉरी सस्पेंशन क्या हो जाएगा, लेटर ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। तो ये 15 से मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो आपको वैसे भी टैक्स पे करना ही पड़ेगा, रिटर्न इस पीरियड की रिटर्न भी फाइल करनी ही पड़ेगी, तो आपकी लेटर ऑफ द फॉलोइंग डेट्स क्या हो जाएगी, सस्पेंड, इस दिन से आपका सस्पेंड हो जाएगा। इसके बाद आपको टैक्स भी पे नहीं करना है, रिटर्न भी इस पीरियड की कुछ फाइल नहीं करनी है, ठीक है। देन अगर पीओ खुद कर रहा है, सस्पेंड, पीओ खुद कर रहा है, तो वो खुद डिटरमाइन करेगा एक डेट कि इस डेट से आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो गया है। वो ऑर्डर में लिख के देगा कि आपका सस्पेंड इस टाइम से हो रहा है, क्योंकि आई एम इन्वेस्टिगेटिंग योर योर केस, इसलिए। देन अगर सस्पेंड हो गया तो क्या उसके क्या इफेक्ट्स होंगे? एक तो आपको टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर पाओगे, आप जो भी आप गुड्स या सर्विसेज पहले बेचते थे वो अब आप सेल नहीं कर पाओगे, वो इलीगल हो जाएगा, ठीक है। देन
आपको रिटर्न भी फाइल नहीं करनी है उस टाइम पे, ठीक है। अब देख लेते हैं प्रोसीजर फॉर कैंसिलेशन। प्रोसीजर क्या है? अगर आपको वॉलेंट्रीली खुद को आपको कैंसिल करवाना है तो आप क्या करोगे? एप्लीकेशन फाइल करोगे। कितने टाइम में? 30 डेज में। अगर आपका जैसे फॉर एग्जांपल पूरा यहाँ पे जो टर्नओवर है, ठीक है, ये कब से एग्जाम्प्ट हो रहा है? 15 दिसंबर से। तो आपको 14 जैन तक आप क्या कर सकते हो? ये कैंसिलेशन की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप फाइल करोगे, आपको उसमें साथ में क्या देना पड़ेगा कि आपके इनपुट्स और कैपिटल गुड्स का कितना अभी पड़ा हुआ है आपके स्टॉक में, वो आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। जब भी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है, हमने पढ़ा था आईटीसी चैप्टर में कि आपके पास कुछ इनपुट्स पड़े हैं, कैपिटल गुड्स पड़े हैं, उसका क्रेडिट ले रखा है आपने, तो आपने क्या प्रॉमिस करके लिया था गवर्नमेंट को कि हम इसको आगे बेचेंगे, इससे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके आपको टैक्स पे करेंगे। अब वो नहीं होने वाला है, तो आपको जो इनपुट आपने लिया था या कैपिटल गुड जो लिया था, वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा उसका आईटीसी, ठीक है। और इसको थोड़ा डिटेल में हम इसके आगे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, कितना करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। देन वो हो गया। उसके बाद ऑर्डर मिलेगा 30 डेज में। आपको जो प्रॉपर ऑफिसर है वो ऑर्डर दे देगा कि हाँ आपका ये कैंसिल हो गया है, ठीक है। और इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन क्या हो जाएगी आपकी? जब वो ऑर्डर आया है, ठीक है। अगर डिपार्टमेंट ने खुद किया है, मतलब जो आपका प्रॉपर ऑफिसर है उसको लगता है कि आपको रजिस्ट्रेशन कैंसिल होना चाहिए, उसने कैंसिल किया है, तो सबसे पहले क्या करेगा? वो एक शो कॉज नोटिस इशू करेगा, आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन क्यों नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको रिप्लाई करना है उस एससीएन का विद इन 7 डेज। 7 डेज में आपको बताना है कि नहीं, हमारा रजिस्ट्रेशन इज वैलिड एंड वी इट शुड नॉट बी कैंसल्ड। अगर वो सेटिस्फैक्ट्री है तो वो प्रोसीडिंग ड्रॉप कर देगा। और अगर उसे लगता है कि आपकी जो कैंसिलेशन है वो होना चाहिए, तो वो क्या करेगा? कैंसिल करेगा, ठीक है। अब अगर शो कॉज नोटिस, अब यहाँ पर हमारा क्या था, वो कब आपका कैंसिल कर सकता है? अगर आपने रिटर्न भी फाइल नहीं करी है, ठीक है। अगर वो शो कॉज नोटिस आपका किस चीज के लिए है? रिटर्न फाइल नहीं करने की वजह से। तो जैसे शो कॉज नोटिस हुआ, आपने अगर रिटर्न फाइल कर दी तो वो प्रोसीडिंग्स ड्रॉप कर देगा, ठीक है, वो आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। और अगर उसको लगा कि नहीं अभी भी कैंसिल करने की जरूरत है, तो वो एक ऑर्डर इशू कर देगा कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है, ठीक है। चलो ये आपको बताना है। A pharma company produces a medicine which was earlier taxable at 5%. तो 5% पे आपकी जो मेडिसिन थी वो टैक्सेबल थी। इन अप्रैल गवर्नमेंट एग्जेम्प्टेड द मेडिसिन फ्रॉम जीएसटी विद इफेक्ट फ्रॉम मे। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि मई से हम इसको एग्जेम्प्ट कर रहे हैं। द फार्मा कंपनी हैज देयरफॉर सबमिटेड एप्लीकेशन इन अप्रैल। तो अप्रैल में ही आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी। आपको कब से कैंसिल चाहिए रजिस्ट्रेशन? मई से, ठीक है। तो आपका सस्पेंड कब से होगा? इफेक्टिव डेट ऑफ सस्पेंशन क्या होगा? अप्रैल वाली डेट होगी कि मई होगी? बताओ। देखो, अगर आप लॉजिकल सोचो, ठीक है, लॉजिकली सोचो, तो अप्रैल में क्या आपका गुड एग्जेम्प्ट है? नहीं, अप्रैल में आपका गुड्स एग्जेम्प्ट नहीं है, आपको जीएसटी पे करना है। तो अप्रैल में तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि अगर अप्रैल में ही सस्पेंड हो गया तो आप टैक्स पे कर ही नहीं पाओगे, वो सप्लाई कर ही नहीं पाओगे। और आपने लिख रखा है आपकी एप्लीकेशन में भी कि मुझे मई से चाहिए, तो मई वाली जो डेट है वो आपकी क्या होगी? सस्पेंशन की डेट, लेटर ऑफ द 2 डेज, ठीक है। अब आपको कितना रिवर्स करना है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था, अगर आपके इनपुट्स या फिर कैपिटल गुड्स पड़े हैं स्टॉक में, तो आपने जो आईटीसी लिया था वो रिवर्स करना पड़ेगा। बट अगर आप उसको बेच रहे हो, ठीक है, और बेचने पे जीएसटी ज्यादा आ रहा है उस आईटीसी से, तो वो आपको जो बेच रहे हो वो वाला आपको उतना टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। हमने आईटीसी चैप्टर में भी देखा था ये इनपुट्स और कैपिटल गुड्स में दोनों पे एप्लीकेबल होगा। अच्छा, इनपुट्स का आप आईटीसी निकालोगे कैसे? कि जो स्टॉक पड़ा है उसमें आईटीसी कितना है, तो आपको उसके इनवॉइस देखने पड़ेंगे, करस्पॉन्डिंग इनवॉइस, कि उस इनवॉइस में उस पर्टिकुलर आइटम है उस पे कितना जीएसटी आपने पे किया था। अगर आप सेल कर रहे हो उसको ज्यादा जीएसटी आ रहा है उससे, तो आपको जो सेल कर रहे हो उस पे जीएसटी पे करना है। अगर उससे कम पे सेल कर रहे हो, कम जीएसटी आ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उतना आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। सेम इज द केस विथ योर कैपिटल गुड्स। बट कैपिटल गुड्स में आप इसको आईटीसी वैल्यू कैसे करोगे? वही पूरे 5 इयर्स की लाइफ लोगे और 5% पर क्वार्टर
आपको डिडक्ट करना पड़ेगा, उसके हिसाब से जो आईटीसी निकलेगा वो आपको पे करना है। या फिर अगर आप बेच रहे हो उसमें ज्यादा उसमें ज्यादा वैल्यू ऑफ टैक्स आ रहा है आउटपुट पे, तो आपको वो पे करना, विच एवर इज हायर। ठीक है, इसका हमने क्वेश्चन भी करा था एमसीक्यू में। ठीक है, देन अदर पॉइंट्स रिलेटेड टू एमसीक्यूज, ये मिसलेनियस पॉइंट्स है, these are not that important। ठीक है, तो जो यूआईएन है और अब जीएसटी प्रैक्टिशनर, तो हम आगे जीएसटी प्रैक्टिशनर भी पढ़ेंगे वो कौन होता है। तो जो आप अगर चाहो तो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है कि आप मतलब आपकी कुछ कॉमर्स से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड आपका कुछ बैकग्राउंड होना चाहिए, तो आप जीएसटी प्रैक्टिशनर बन जाते हो। जीएसटी प्रैक्टिशनर क्या होता है कि आप जैसे पहले भी ये कॉन्सेप्ट था इन सर्विस टैक्स, उसको बोलते थे सर्विस टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर। तो आपको गवर्नमेंट क्या बोलती है कि हाँ आप स्पेशल पर्सन हो, जो कि आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि हाँ आप जीएसटी प्रैक्टिशनर हो, आप रिटर्न फाइल कर सकते हो एक अपने क्लाइंट के बिहाफ पे। ठीक है, तो वो होते हैं जीएसटी प्रिपेयरर। ठीक है, अब गवर्नमेंट अगर आपने कुछ एज जीएसटी प्रिपेयरर, अब जीएसटी प्रैक्टिशनर आप क्या कर रहे हो, जीएसटी प्रैक्टिशनर आप रिप्रेजेंट करो अपने क्लाइंट को। आप जो भी रिटर्न फाइल करोगे मान लिया जाएगा कि वो आपके क्लाइंट ने फाइल करी है। ठीक है, आप लायबल हो, अगर आपने कुछ मिसकंडक्ट किया है तो जो ऑफिसर है वो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। उस केस में आप आप रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन की बात भी नहीं कर सकते। रेवोकेशन मतलब क्या, अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है उसके बाद भी आप बोल सकते हो कि नहीं मेरा गलती से रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है, वापस से उसको आप रिवोक करो, कैंसिलेशन को रिवोक करो। तो यूआईएन है और जो जीएसटी प्रैक्टिशनर है वो रिवोक नहीं करवा सकते। एक बार उनका कैंसिलेशन हो गया तो उसको फ्रेश, उनको वापस से रजिस्ट्रेशन लेना, तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपने खुद बोला है कि मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दो, गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया, उसके बाद अगर आप बोल रहे हो कि नहीं गलती से हो गया है, तो वो मानेंगे नहीं। अगर आपने खुद ने एप्लीकेशन दी है रजिस्ट्रेशन के लिए, कैंसिलेशन के लिए, तो आप फिर उसको वापस से रिवोक नहीं कर सकते उस कैंसिलेशन को। अच्छा, रिवोक मतलब आपको पता है ना, रिवोक मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को वापस ले लेना। ठीक है, तो एक बार कैंसिलेशन हो गया, उसको रिवोक करना मतलब वापस से रजिस्टर, उसी रजिस्ट्रेशन को वापस से कंटिन्यू कर देना। ठीक है, देन आपकी जो लाइबिलिटी है, तो जब से आप जैसे आप इस डेट पे कैंसिल हुए हो, आपका रजिस्ट्रेशन इस डेट पे कैंसिल हुआ है, इसके पहले की जो भी लाइबिलिटी है वो अफेक्ट नहीं होगी। अगर यहाँ पे आपने पेमेंट नहीं किया है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप आगे पेमेंट नहीं करो, आपको पेमेंट इस पीरियड का करना ही पड़ेगा, आपकी लाइबिलिटी खत्म नहीं होती है पुराने पीरियड के लिए। ठीक है, देन अगर आपने एसजीएसटी या यूटीजीएसटी से कैंसिलेशन किया है तो क्या मान लिया जाएगा, आपने सीजीएसटी से भी कैंसिलेशन किया है। और जब आपको कैंसिलेशन होगा आपको एक एसएमएस आएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल हो गया है। और जब से आपका कैंसिल हुआ है, जो कैंसिलेशन ऑर्डर है उसमें एक डेट रहती है कि इस डेट से आपका कैंसिलेशन हो गया है, उसके बाद आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, आप रिटर्न फाइल कर भी नहीं सकते हो चाहो तो भी। ठीक है, अब प्रोसीजर फॉर रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है और आपको लगता है कि गलती से किया है, इट इज इनजस्टिस डन टू यू, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो कि मेरा रजिस्ट्रेशन जो है वो गलती से कैंसिल हुआ है, आपने गलत किया है, आप इसको वापस से रिवोक कर दो इस कैंसिलेशन को। तो आप क्या करोगे, ऑब्वियसली अगर प्रॉपर ऑफिसर ने सुओ मोटो कैंसिलेशन करा है, खुद करा है कैंसिलेशन, आपकी इच्छा से नहीं किया है, तो ही आप रेवोकेशन की फाइल करते हो। अगर आपने खुद ने बोला है कैंसिल कर दो, पीओ ने कैंसिल कर दिया है, तो पीओ की कोई गलती नहीं है, उसमें आप रेवोकेशन की फाइल नहीं कर सकते हो। तो अगर पीओ ने सुओ मोटो किया है कैंसिलेशन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप अप्लाई कर सकते हो फॉर रेवोकेशन विद इन 30 डेज। तो 30 डेज आपका जो कैंसिलेशन ऑर्डर आया उसके 30 डेज में आपको एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। अगर पीओ सेटिस्फाइड है कि हाँ कैंसिलेशन गलती से हुआ है, तो वो आपका कैंसिलेशन रिवोक कर देगा 30 डेज, और वापस से आपका जो पुराना वाला रजिस्ट्रेशन है वही कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, और अगर उसे लगता है कि नहीं इट वाज करेक्ट, तो वो क्या करेगा, आपको शो कॉज नोटिस इशू करेगा, जिसका रिप्लाई करना है आपको 7 डेज में। 7 डेज के बाद अगर आपने रिप्लाई किया तो अब वो फिर क्या होगा, पीओ के ऊपर है वेदर ही वांट्स टू एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट विद इन 30 डेज। ठीक है, अगर वो चाहे तो बोल सकता है कि नहीं कैंसिलेशन इज करेक्ट, आई रिजेक्ट योर एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन, तो क्या हो जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल का कैंसिल ही रहेगा। अदरवाइज वो वापस से कैंसिलेशन रिवोक कर देगा, तो क्या मान लिया जाएगा, कैंसिलेशन कभी हुआ ही नहीं था,
आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो चल रहा है, ठीक है। अब इसमें दो, अगर आपका वापस से रिवोक हो गया है कैंसिलेशन, तो कैंसिलेशन हो गया था, कैंसिलेशन ऑर्डर भी आ गया था, अब ऑफिसर को लग रहा है कि नहीं वो गलती से हुआ था, तो ऑफिसर ने क्या करा, उसको रिवोक कर दिया कैंसिलेशन। तो उस केस में जो इंटरिम पीरियड की रिटर्न्स है वो आपको कब फाइल करनी है, तो उसमें दो केस हो सकते हैं। जब आपका जो ऑफिसर है वो कैंसिल करता है, ठीक है, तो उसमें एक डेट डालता है, तो इस डेट से हमारे हिसाब से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है, ठीक है। तो अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं करी, ठीक है, अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं करी और आपका जो ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन है, ठीक है, वो अगर प्रोस्पेक्टिव है, प्रोस्पेक्टिव मतलब क्या, मतलब ऑफिसर ने क्या बोला कि आपने फॉर एग्जांपल 1 जैन से रिटर्न फाइल नहीं करी, ठीक है, आपको 6 मंथ्स हो गए, आप आ गए 31 जुलाई पे, ठीक है, 31 जुलाई तक आपने रिटर्न फाइल नहीं करी, आपको 6 महीने से ज्यादा हो गए। अब प्रॉपर ऑफिसर ने क्या बोला कि अब मैं कैंसिल कर सकता हूँ, तो प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, इस 31 जुलाई को आपको एक ऑर्डर दे देगा, मतलब वो प्रोसीडिंग्स पहले से चालू कर देगा, और 31 जुलाई का ऑर्डर आ गया है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो गया है, ठीक है। अब आपको फाइल करना है रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन, की जो कैंसिलेशन है ये गलत हुआ है, मैं रिटर्न फाइल कर दूंगा, बट आप वापस से इसको रिवोक कर दो और मुझे यही वाला रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू करने दो। उसको 6 महीने बाद ध्यान आया, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, अब एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, ठीक है, फॉर रेवोकेशन इस डेट पे, मतलब इसके 30 डेज के अंदर अंदर। तो जब आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो, ठीक है, तब ये वाला जो पीरियड है, ठीक है, आप खुद ही मान रहे हो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको रिटर्न फाइल करनी थी, बट आपने फाइल नहीं करी है, तो आपको ये वाली जो रिटर्न पीरियड है उसके लिए रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो फॉर रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन, ठीक है। जैसे आपने रिटर्न फाइल करी, आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी, और उसके बाद अगर ऑफिसर को लगता है कि हाँ आपका गलती से कैंसिल हुआ था, अब आपने रिटर्न भी फाइल कर दिए, यू हैव मेड गुड ऑल द डिस्क्रिपेंसीज, तो अब क्या करेंगे, आपका इस डेट से कैंसिल, जो कैंसिलेशन था उसको रिवोक कर दिया है, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस डेट से 30 दिन तक आपको ये वाला जो पीरियड है उसके लिए भी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, ठीक है। या फिर अगर ये कौन सा हो गया आपका, जब प्रोस्पेक्टिव डेट से रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है, इस डेट से कैंसिल हुआ है और गवर्नमेंट ने क्या बोला, इस डेट पे ऑर्डर किया और इसी डेट से कैंसिलेशन हुआ है, बट कभी कभी क्या होता है, रेट्रोस्पेक्टिवली भी पीओ के पास पावर है कि वो कैंसिल कर सकता है। जैसे 1 जैन से आपका डिफॉल्ट चालू हुआ, 1 जैन को आपको फर्स्ट डिफॉल्ट हुआ, आपने रिटर्न फाइल नहीं करी, 31 जुलाई हो चुका है, अब ऑफिसर को लगता है कि उसको कैंसिल करना है, उसने कैंसिल किया 31 जुलाई को, लेकिन उसमें डेट क्या डाल दी, 1 जैन, कि 1 जैन से आपका कैंसिल रजिस्ट्रेशन हो चुका है, ठीक है। अब इस डेट पे 31 जुलाई पे आप इस पीरियड के रिटर्न फाइल कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि आपका कैंसिलेशन यहीं से हो गया है, और जैसे आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया उसके बाद वाली पीरियड के आप रिटर्न फाइल कर ही नहीं सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, विद इन 30 डेज आप एप्लीकेशन फाइल करो फॉर रेवोकेशन विदाउट फाइलिंग द रिटर्न, क्योंकि आप रिटर्न, यू आर अनेबल टू फाइल द रिटर्न, यू आर इनकेपेबल, आप कर ही सकते हो ये वाली रिटर्न फाइल, सिस्टम आपकी लेगा ही नहीं है एप्लीकेशन ये वाली रिटर्न, क्योंकि आपका इस डेट से ही कैंसिल हो गया है। तो एप्लीकेशन फाइल करी, जो आपका ऑफिसर है उसने बोला कि हाँ गलती से कैंसिलेशन हो गया है, इस डेट पे हम वापस से उसको रिवोक कर रहे हैं, तो आप क्या करना पड़ेगा, ये जो पूरा पीरियड है, ठीक है, यहाँ की रिटर्न आपको कब भरनी पड़ेगी, इसके 30 डेज में, जब आपको ऑर्डर आया है रेवोकेशन का उससे 30 डेज में आपको एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, ठीक है। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखो आपको बताना है, अ रजिस्टर्ड पर्सन डिड नॉट फाइल रिटर्न सिंस 1 Jan, ठीक है, तो वही वाला एग्जांपल है जो कि मैंने आपको बताया था। द पीओ कैंसल रजिस्ट्रेशन ऑफ द पर्सन ऑन 31 जुलाई, 31 जुलाई को कैंसिल कर दिया है, आफ्टर गिविंग SCN और रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, हाउएवर द पर्सन रजिस्टर्ड, हाउएवर द रजिस्टर्ड पर्सन अप्लाइड फॉर रेवोकेशन ऑन 10th of August, तो 10th of August को क्या किया है, ऑर्डर मतलब एप्लीकेशन डाली है फॉर रिवोकेशन, पीओ
ऑर्डर्ड रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ 31st ऑफ अगस्त। तो 31st ऑफ अगस्त को क्या हो गया है आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन रिवोक हो गया है। अब मुझे बताओ सबसे पहले 1 जैन से आपने 10 अगस्त तक, ठीक है 10 अगस्त तक, 1 जैन से 10 अगस्त तक आपने जो रिटर्न्स फाइल नहीं करी है वो वाली रिटर्न आप कब फाइल करोगे बताओ। इस पीरियड की रिटर्न आपको कब तक फाइल करनी पड़ेगी? क्या हुआ गाइस? निकिता इज सेइंग 10 अगस्त, बाकी लोग? अच्छा कुछ डाउट है क्या इसमें? मैं वापस से समझाऊं क्या? प्रांजलि सिंह यस, ओके मैं वापस समझाता हूँ। ठीक है चलो देखो एक बार वापस समझाता हूँ, ये सब मैं क्लियर करता हूँ। देखो ओके, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है सब चीजें भूल जाओ। अब क्या हो रहा है, आपने रिटर्न फाइल नहीं करी है। 1 जैन को आपको एक रिटर्न फाइल करनी थी, आपने 31 जुलाई तक ये पीरियड की रिटर्न फाइल नहीं करी है, ठीक है। अब प्रॉपर ऑफिसर क्या देखेगा कि आपको 6 मंथ्स हो गए हैं डिफॉल्ट करते हुए। प्रॉपर ऑफिसर कहाँ चला गया? प्रॉपर ऑफिसर चला गया यहाँ पे, ठीक है। आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हो और आपने 6 कंटिन्यूअस मंथ्स तक रिटर्न फाइल नहीं करी है, तो वो क्या कर सकता है? आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है, ठीक है। अब 31 अगस्त को उसने आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब कैंसिल जब किया तब कब से कैंसिल करना है वो अथॉरिटी उसके हाथ में है। जब वो ऑर्डर इशू करेगा उसमें एक डेट देगा कि ये जो डेट है इससे कैंसिल हो गया है। अब जब उसने ऑर्डर इशू किया, ठीक है, कौन सा ऑर्डर? कैंसिलेशन ऑर्डर, कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है विथ इफेक्ट फ्रॉम, तो ये ऑर्डर है और ऑर्डर में उसने लिख दिया है 31 ऑफ जुलाई, ठीक है। तो आपका माना क्या जाएगा? आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कब हो गया है? तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो गया है इस डेट पे, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है, ठीक है, क्योंकि आपने रिटर्न फाइल नहीं करी थी। अब 31 जुलाई को आपके पास ऑर्डर आ गया है कि आज से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है। अब आपको लगता है कि नहीं ये गलत हुआ है मेरे साथ, मुझे इसके लिए वापस से एक एप्लीकेशन फाइल करनी है फॉर रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फाइल करनी है कि नहीं मुझे ये जो कैंसिल हुआ है इसको रिवोक करना है। तो आपने एक एप्लीकेशन फाइल करी किसको? टू पीओ, कि आप मेरा जो आपने कैंसिल किया है उसको रिवोक करो कैंसिलेशन को। तो पीओ क्या बोलेगा कि आप इसकी रिटर्न तो पहले फाइल करो। ये तो आपने 6 मंथ्स की 6 to 7 मंथ्स हो गया है, ये 7 मंथ से आपने रिटर्न ही फाइल नहीं करी है, तो मैं आपका रजिस्ट्रेशन रिवोक करूँ क्यों? ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 30 डेज में पहले ये रिटर्न्स फाइल करनी पड़ेगी जो आपका डिफॉल्ट था 6-7 मंथ्स का, जिसकी वजह से कैंसिल हुआ था। आपको 30 डेज में सबसे पहले वो रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, उसके बाद ही एप्लीकेशन वो एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो इसके आपने रिटर्न फाइल कर दी, कब तक फाइल करनी पड़ेगी आपको? जब आप अप्लाई कर रहे हो तब तक, ठीक है, उस डेट तक आपको एप्लीकेशन फाइल रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। तो ये कब आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो? फॉर एग्जाम्पल 10th ऑफ अगस्त को, ठीक है, 10th ऑफ अगस्त को 10 दिन के अंदर अंदर आपने एप्लीकेशन फाइल कर दी, तो आपको ये पीरियड तक का मतलब 10th ऑफ अगस्त तक का आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, उस डेट तक जो भी आपकी ड्यू डेट से सारी रिटर्न फाइल कर दी। उसके बाद अब जैसे ही आपने एप्लीकेशन फाइल करी, हाथों हाथ तो वो आपका रजिस्ट्रेशन रिवोक नहीं कर सकता, कैंसिलेशन रिवोक नहीं करेगा। वो क्या करेगा? उसको 31 ऑफ अगस्त को उसने बोला कि हाँ जो मैंने कैंसिल किया था वो गलत किया था, अब मैं आपका जो कैंसिल किया था उसको रिवोक कर रहा हूँ, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन रिन्यू कर रहा हूँ वापस से, कि आपका वो रजिस्ट्रेशन अब कंटिन्यू हो जाएगा। तो इस डेट पे 31 अगस्त को आपको क्या आया है? 31 अगस्त को आपको ऑर्डर आया है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ था वो हमने रिवोक कर दिया है, आपका रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू होगा। तो अब ये जो पीरियड है इसकी रिटर्न भी आपने फाइल नहीं की होगी, क्योंकि जैसे आपका कैंसिल हुआ था उसके बाद सिस्टम आपका रिटर्न लेना बंद कर देगा, तो आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाओगे इसके बाद, ठीक है। तो आप क्या करोगे? इस डेट से बाद जो 31 जुलाई था, ठीक है, तो 31 जुलाई से
आपका जब ऑर्डर आया है 31 अगस्त, इसकी रिटर्न आपको कब भरनी पड़ेगी? तो वो आपको 30 डेज में भरनी पड़ेगी, मतलब 30 सितंबर तक आपको उसकी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। ठीक है, 30 सितंबर। ठीक है, ये हो गया आपका केस 1। जब आपका ऑर्डर आया था, ऑर्डर में डेट लिखी हुई थी, वही डेट 31 जुलाई का ही ऑर्डर था, और डेट भी रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन की क्या दे रखी थी? 31 जुलाई ही दे रखी थी। अब जो प्रॉपर ऑफिसर है उसके पास पावर है कि वो पहले से ही, वो अब जो आप ऑर्डर आया, ठीक है, तो वापस से सेम एग्जांपल 1 जैन को आपने डिफॉल्ट करना चालू किया, 31 जुलाई तक आप डिफॉल्ट करते रहे, आपने कोई रिटर्न फाइल नहीं करी है। यहाँ पर प्रॉपर ऑफिसर ने आपको कैंसिलेशन का ऑर्डर दिया, लेकिन इसमें जो ऑर्डर डाला, जो विथ इफेक्ट फ्रॉम, कि आपका कैंसिल कब से हो रहा है, तो उसमें 1 जैन डाल दिया। तो आपका कैंसिल कब से हो गया? यहाँ से कैंसिल हो चुका है आपका रजिस्ट्रेशन। अब ये वाली रिटर्न की आप फाइल कर सकते हो क्या? इसके लिए रिटर्न फाइल कर सकते हो क्या पीरियड के लिए? नहीं, हमने ऊपर क्या देखा था, जैसे आपका कैंसिल हो गया या सस्पेंड भी हो गया, तो उसके बाद से आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हो, आप चाहो तो भी नहीं रिटर्न फाइल कर सकते। तो आप प्रॉपर ऑफिसर के पास गए, ठीक है, प्रॉपर ऑफिसर ने बोला कि आप मुझे एप्लीकेशन दे रहे हो, तो पहले आप अभी तक की रिटर्न फाइल करो, ये वाली। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि आपने जो कैंसिल किया है वो 1 जैन से कैंसिल किया है, तो मैं चाहकर भी ये वाली रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहा हूँ सिस्टम में। तो पीओ क्या बोलेगा कि हाँ, ओके, आई अंडरस्टैंड कि आप पहले वाली रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हो। तो जब मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूँ, ठीक है, तो ऑर्डर कब दिया? 31 अगस्त को क्या बोला कि ये जो आपका कैंसिल मैंने किया था वो गलत किया था, मैं इसको वापस से रिवाइव कर रहा हूँ, इसको रिवोक कर रहा हूँ कैंसिलेशन को। अब क्या हो गया, यहाँ से लेकर आपका रिवोक हो गया है। तो ये वाला जो पूरा पीरियड है, ठीक है, इसकी रिटर्न आपको कब फाइल करनी है? विद इन 30 डेज ऑफ दिस रेवोकेशन। ठीक है, रेवोकेशन ऑर्डर, तो 30 सितंबर तक आपको ये फाइल करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 2 केस है। यहाँ पर क्या था, प्रोस्पेक्टिव 31 जुलाई को ही ऑर्डर दिया था, और कैंसिल भी 31 जुलाई से ही किया था। और यहाँ पर क्या हुआ था, 31 जुलाई को ऑर्डर दिया, लेकिन कैंसिल कब से किया? रेट्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम 1 जैन। तो आपको रिटर्न कौन कौन सी फाइल करनी है? जैसे जो फर्स्ट वाला केस है, जो फर्स्ट वाला केस है, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1, उसमें क्या हो रहा है, एग्जाम्पल नंबर 1 में प्रोस्पेक्टिवली उसने कैंसिल किया है। ठीक है, तो आपने सेम यही वाला केस है, 1 जैन को से आपने रिटर्न फाइल करना बंद कर दिया, 31 जुलाई को आपको सर इस केस 1 वेयर डेट ऑफ ऑर्डर इज 31 जुलाई, उस केस में वो पास पीरियड का रिटर्न फाइल कर सकता है क्या? वो ब्लॉक नहीं हो जाएगा? नहीं, देखो, तो है ना, जब कैंसिल होता है ना रजिस्ट्रेशन, तो उसमें एक डेट डालनी पड़ती है कि कब से कैंसिल हो रहा है। अब अगर आपका कैंसिल यहाँ से हो रहा है, ठीक है, तो ये वाली रिटर्न आप फाइल कर सकते हो। ठीक है, उसमें वो डेट डाली, जो आपका ऑफिसर है वो सिस्टम में डेट डालेगा कि 31 जुलाई से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया। तो आप पास्ट पीरियड के, जब आप रजिस्टर्ड थे, इस टाइम पे आप रजिस्टर्ड थे, तो आप उस टाइप की रिटर्न भर सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पे इसने 1 जैन डाल दिया, तो क्या मान लिया जाएगा, 1 जैन के बाद आप रजिस्टर्ड ही नहीं हो, और आप रजिस्टर्ड ही नहीं हो तो यहाँ पे आप एप्लीकेशन कोई भी रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो देखो, 1 जैन से आपने डिफॉल्ट किया, 31 जुलाई को उसने क्या बोला कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है विथ टुडेज डेट, आज की डेट से, ऑर्डर की डेट से 31 जुलाई। ठीक है, आपने क्या किया, 10 अगस्त को रिटर्न फाइल कर रहे हो। तो अब ये जो 1 जैन और 31 जुलाई है, उस टाइम पे आप रजिस्टर्ड थे क्या? आपका जो कैंसिल हुआ है ऑर्डर में जो डेट है वो क्या है, 31 जुलाई, तो 31 जुलाई से आप अनरजिस्टर्ड हो गए हो। लेकिन 1 जैन से 31 जुलाई तक तो आप रजिस्टर्ड थे, तो आपको वो रिटर्न पहले फाइल करनी पड़ेगी, कब तक? 10 अगस्त तक। ठीक है, 10 अगस्त तक आप वो पहले वाली रिटर्न फाइल करोगे। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद आपका जो ऑर्डर आया, जो प्रॉपर ऑफिसर है उसने बोला कि नहीं नहीं, मैंने गलती से कर दिया था, और आपने तो अब रिटर्न भी फाइल कर दी है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ,
31 अगस्त को उसने क्या कर दिया, आपका रेवोकेशन कर दिया है, मतलब जो कैंसिल किया था उसको रिवोक कर दिया है कि अब वो कैंसिल नहीं है। तो आपने कब तक की रिटर्न ऑलरेडी फाइल कर रखी है, 31 जुलाई, ठीक है। तो 31 जुलाई के बाद मतलब आपका जो 31 जुलाई से आपका जब ऑर्डर आया 31 अगस्त तक, वो वाली रिटर्न आपको कब फाइल करनी है, 30 दिन में। तो आप 30 सितंबर तक वो फाइल कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो पुराना पीरियड है इसका आपको 10 अगस्त या उसके पहले फाइल करनी पड़ेगी रिटर्न्स, और जो आपका 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त है उसकी आप रिटर्न कब फाइल करोगे, 30 सितंबर, ठीक है। अब सेकेंड केस है, उसमें क्या है, ये अपना रेट्रोस्पेक्टिव वाला है। इफ इन द अबव केस पीओ कैंसल्ड द रजिस्ट्रेशन ऑन 31 जुलाई, तो ऑर्डर तो आपका 31 जुलाई का ही है, बट विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी, ठीक है। 1 जनवरी गवर्नमेंट उसने क्या बोला है कि जो आपका कैंसिलेशन हो रहा है वो कब से मान लिया जाएगा, 1 जनवरी। तो अब आप 1 जनवरी के बाद यहाँ से आप अनरजिस्टर्ड हो गए हो, ठीक है, इस डेट से ही। तो अब इस डेट के बाद आप रिटर्न फाइल कर पाओगे क्या, आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाओगे। रिटर्न फाइल कब कर पाओगे, जब वो इस कैंसिलेशन को रिवोक कर देगा। इस कैंसिलेशन को जैसे इसने रिवोक किया, अब आप रजिस्टर्ड हो गए, अब मान लिया जाएगा कि आप इस टाइम पे भी रजिस्टर्ड हो, ठीक है। तो अब आप फाइल कर सकते हो ये पूरे पीरियड की रिटर्न, कब तक, 30 डेज, मतलब 30 सितंबर तक। तो आपको पूरे डेट की 1 जनवरी से लेकर 31 अगस्त पूरे पीरियड की रिटर्न कब तक फाइल करनी है, 30 सितंबर तक, ठीक है। आई होप अब आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। तो ये हमारा चार्ट है, ये आप एक बार इससे रिवाइज भी कर लेना, इसमें मैंने सब चीजें डाल दी है, ठीक है। जो आज के टॉपिक्स हैं वो सब भी है, कैजुअल टैक्सेबल, एनआरटीपी, देन अमेंडमेंट, कब कैंसिल हो सकता है आपका रजिस्ट्रेशन, पीओ कब कैंसिल कर सकता है, सस्पेंशन प्रोसीजर, देन अमाउंट पेबल और रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। तो ये सब चीजें हमारी हो गई है। सर, फ्रॉम डेट ऑफ कैंसिलेशन टू डेट ऑफ रेवोकेशन विल बी ट्रीटेड एज अनरजिस्टर्ड, नहीं। तो कैसे होगा कि आप जब तक कैंसल्ड है तब तक क्या माना जाएगा कि आप अनरजिस्टर्ड हो, लेकिन अगर रेवोकेशन हो गया तो क्या माना जाएगा कि आपका कैंसिलेशन कभी हुआ ही नहीं था। तो अगर उस टाइम पे आपने कुछ आउटवर्ड सप्लाई किया है तो उसका आईटी सामने वाले को मिल जाएगा, क्योंकि बाद में तो आप रिटर्न फाइल कर दोगे, राइट। तो वो बाद में उसका क्रेडिट ले पाएगा। एक बार आपने रिटर्न फाइल करी ना, उसके बाद उसको क्रेडिट मिलेगा, पहले नहीं मिलेगा, बट बाद में आपको उसको सामने वाले को क्रेडिट मिल जाएगा, ठीक है। चलो, तो आज हमारा सेशन टाइम से खत्म हो गया है, 1 घंटे का सेशन, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम एमसीक्यू देखेंगे और उसके बाद हम चैप्टर 2 रिवाइज करेंगे, ठीक है। रिवीजन हमारा छूट गया, हमने सिर्फ फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन किया है। तो अगर आप चाहते हो चैप्टर 2 का रिवीजन करना तो आप एंड तक रुक सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले एमसीक्यूज देख लेते हैं, कल के क्या एमसीक्यूज थे। एमसीक्यू सबमिट नहीं हो रहा है, ओके, मैं एक बार देख लेता हूँ क्या दिक्कत आ रही है। अच्छा, ये पोर्टल है हमारा, आई थिंक आपने देखा भी होगा, सबसे ज्यादा इससे इसका ही काम बढ़ता है। कॉमन पोर्टल है ये, gst.gov.in। आर्टिकलशिप में यही देखा है पोर्टल, राइट। चलो, वैसे रिस्पॉन्सेज तो आए हैं, तो मुकेश एक बार आप वापस से ट्राई करो, शायद कुछ नेट का इशू हो सकता है, ठीक है। कैन अ पर्सन विदाउट जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्लेम आईटीसी, नो, ना तो वो क्लेम कर सकता है ना कलेक्ट कर सकता है टैक्स।
A person is not required to pay GST if he is voluntarily registered under GST. Second, B option है, once a person is registered under GST Act, he is bound to pay GST even if his turnover is below prescribed limit. ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर है आपका नो, इट इज इनकरेक्ट. अगर आपने वॉलेंटरीली रजिस्ट्रेशन लिया है तो आप चाहते ही हो जीएसटी पे करना, तो फिर आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा. फिर आप ऐसा नहीं कर सकते कि जीएसटी पे नहीं करो अगर आपको वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन लिया है तो, क्योंकि लाइबिलिटी किस पे है, टैक्सेबल पर्सन. टैक्सेबल पर्सन मतलब क्या, हु इज रजिस्टर्ड और लायबल टू बी रजिस्टर्ड. तो अगर आप रजिस्टर हो गए हो एक बार तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा. अगर आपकी लाइबिलिटी कम हो रही है, ठीक है, तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल करवाना पड़ेगा, वो रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी. एक बार कैंसिल हो गए उसके बाद ही आप लाइबिलिटी से छुटकारा पा सकते हो, अदरवाइज आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा अगर आप रजिस्टर्ड हो तो. ठीक है, तो इसमें फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट. इन केस वेयर अ पर्सन मेक्स टैक्सेबल सप्लाई फ्रॉम मल्टीपल स्टेट्स और उसका जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो एक्सीड हो गया है फ्रॉम द थ्रेशोल्ड लिमिट, तो क्या आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? हाँ, सारे स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. ठीक है, भले किसी स्टेट में कम आपकी लायबिलिटी है, थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है उस स्टेट के लिए, बट फिर भी आपका एग्रीगेट टर्नओवर पैन इंडिया बेसिस पे देखेंगे और आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. इन केस वेयर अ कंपनी हैज प्लेस ऑफ बिजनेस ऑल ओवर इंडिया, सिंगल रजिस्ट्रेशन ले सकते हो क्या? नहीं, आपको स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है. सिंगल रजिस्ट्रेशन पहले था आपका सर्विस टैक्स केस में, अब ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको हर स्टेट में अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. ABC Limited unregistered person is providing services to XYZ where XYZ is liable to pay GST under reverse charge. So ABC need not take registration under GST. तो ABC unregistered person है तो इसमें it is correct. अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं भी ले तो भी it is fine क्योंकि वो उसका जो सप्लाई है वो क्या है, under reverse charge. Person making interstate supply of taxable service is not required to register if अगर उसका aggregate turnover कम है तो it is correct. सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हो इंटरस्टेट तो इट इज नॉट एन इशू. गुड्स है अगर तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. देन थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर टेकिंग जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल इन केसेस ऑफ, किस किस में एप्लीकेबल नहीं होगी? तो ये सब क्या है हमारे ये सब हमारे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, तो सब में ही आपको कंपलसरीली रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा इवन इफ योर टर्नओवर डज नॉट एक्सीड द थ्रेशोल्ड लिमिट. ठीक है, तो इसमें ऑल ऑफ द अबव आंसर आना चाहिए. All commission agents require mandatory registration under GST irrespective of his commission income, whether it is below threshold or not. So this is incorrect क्योंकि क्या होता है, अगर आप कमीशन एजेंट हो, ठीक है, अगर आपका जो प्रिंसिपल है वो टैक्सेबल पर्सन है और आप जो सप्लाई कर रहे हो वो भी टैक्सेबल सप्लाई है, उसी केस में आपको कंपलसरीली रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है, अदरवाइज आप वो थ्रेशोल्ड लिमिट का बेनिफिट ले सकते हो. Every person who is liable to be registered under GST shall apply for registration in every state in which so liable. तो कितने दिन में? तो 30 डेज का टाइम है. बट अगर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो या एनआरटीपी हो तो आपको 5 दिन पहले एडवांस में, तो 5 डे एटलीस्ट 5 डेज प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. तो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट. इज द पर्सन मेकिंग सप्लाई फ्रॉम टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, मतलब आप किसी स्टेट में नहीं दे रहे हो, आप टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया से सप्लाई कर रहे हो तो आपको लेना पड़ेगा क्या रजिस्ट्रेशन? तो यस, आपको लेना पड़ेगा. क्या मान लिया जाएगा कि जो नियरेस्ट कोस्टल स्टेट या यूनियन टेरिटरी आप वहां से सप्लाई करो वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. ये हमने चैप्टर 3 में भी पढ़ा था, चार्ज वाले में भी पढ़ा था. ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन होना चाहिए. पैन शुड बी वैलिडेट बाय कॉमन पोर्टल, तो किससे वैलिडेट करते हैं? तो वो डायरेक्ट टैक्सेस के डेटाबेस से करेंगे, तो CBDTB सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के डेटाबेस से वो क्रॉस चेक करते हैं. एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसका कुछ बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा. इफ द एप्लीकेशन ऑफ ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट हैज बीन अप्रूव्ड, तो आपको सर्टिफिकेट किस फॉर्म में मिलता है? तो REG 06 में मिलता है. What is the effective date of registration where the application is filed within 30 days? तो कब होएगा? जब आप लायबल थे रजिस्ट्रेशन के लिए, उसके अगर आपने 30 डेज में फाइल कर दी तो जब से आप लायबल थे तब से क्या मान लिया जाएगा, आप रजिस्टर्ड हो. अब आपका टर्नओवर क्या कब एक्सीड हुआ है? 10th of August. आपने अप्लाई कब किया है? 5th of September. और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला कब है? ऑर्डर कब आया होगा? वो आया आपका 8th of September. तो आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगा? तो आपने विद इन 30 डेज फाइल कर दिया था,
10th अगस्त से आपको फाइल करना चाहिए था, तो 30 डेज मतलब कब हो जाएंगी, तो 9th ऑफ सितंबर तक फाइल कर सकते थे। तो आपने फाइल टाइम पे किया है 5th ऑफ सितंबर को, और आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर आया है वो ना 8th ऑफ सितंबर को आया है, तो क्या हो जाएगा, जब से आप लायबल थे 10th ऑफ अगस्त तब से मान लिया जाएगा आप रजिस्टर्ड हो। देन अगर आपका पैन चेंज हो गया तो आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी नंबर आपका पैन बेस्ड होता है, तो पैन चेंज आप नहीं कर सकते, आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन ही लेना पड़ेगा। कौन से स्टेट में 10 लाख की आपकी एप्लीकेबल है, तो 4 स्टेट्स हैं इसमें, नागालैंड आ गया, मणिपुर आ गया, मिजोरम आ गया और त्रिपुरा आ गया। इसमें कैंसिलेशन, अच्छा ओके, इसमें कैंसिलेशन भी आ सकता है, आपको पुराना नंबर कैंसिल करना पड़ेगा, नया ऐड करना पड़ेगा। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, उसमें दोनों सही कर देता हूँ अभी, ठीक है। तो आपको पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल करना पड़ेगा और नया रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर दोनों में से आपने कुछ भी टिक किया है तो इट इज करेक्ट, ठीक है। इसमें 4 स्टेट्स आ जाएंगे, तो आपको सिर्फ ये 4 स्टेट्स के बारे में ध्यान रखना है कौन कौन से हैं। तो आपका नागालैंड है, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। ध्यान रखना एक और मेघालय करके भी, मेघालय भी एम से ही आता है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। मेघालय जो है वो ब्लू वाली कैटेगरी में जाता है, वो 20 लाख वाली कैटेगरी में जाता है, ठीक है। ये 4 स्टेट्स हैं जो कि आपके 10 लाख वाली कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 40 lakhs ऑन एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स इज नॉट अवेलेबल, मतलब आपके जो ऑरेंज और ग्रीन, ऑरेंज और ब्लू वाले हैं जो चार्ट में, वो कौन कौन से हैं। तो अरुणाचल प्रदेश आपका ब्लू था, मतलब वो 20 lakhs वाला है। मेघालय आपका ब्लू था 20 lakhs वाला। मणिपुर, मिजोरम ये दोनों आपके ऑरेंज वाले हैं, मतलब 10 lakhs। आसाम आपका ग्रे था, आसाम मतलब क्या, तो इसमें आपको अवेलेबल रहेगा। तेलंगाना ब्लू था, तो उसमें आपको 20 lakhs का अवेलेबल रहेगा। हिमाचल प्रदेश, दमन एंड दीव दोनों ग्रे थे, तो मतलब 40 lakhs अवेलेबल रहेगा। पौंडीचेरी अगेन ब्लू था, तो सिर्फ 20 lakhs की लिमिट है, ठीक है। तो आप वो वो जो मैप है वो इमेजिन करने का ट्राई करोगे तो आपको इजी हो जाएगा याद करने के लिए, कौन सा 10 में है, कौन सा 20 में है, कौन सा 40 में है। Then which person is compulsorily required to take registration? तो मिस्टर ए हैज जस्ट स्टार्टेड बिजनेस इन महाराष्ट्र और उसने गुड्स बेचे हैं किसको, कस्टमर को 10,000 रुपए में, और कस्टमर कहाँ पर है, कस्टमर गुजरात में है। तो इंटरस्टेट सप्लाई जैसे ही हो गया आपको रजिस्ट्रेशन कंपल्सरीली लेना पड़ेगा, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। मिस्टर बी इज एंगेज इन इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज, टर्नओवर कितना है, 10 लाख है। 10 लाख मतलब थ्रेशोल्ड के अंदर ही है, कोई सा भी स्टेट हो, 10 लाख मतलब थ्रेशोल्ड से अंदर ही है, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इंटरस्टेट सप्लाई किसका कर रहे हो, गुड्स का कर रहे हो क्या, नहीं, आप किसका कर रहे हो, सर्विसेज का कर रहे हो, इसलिए यू आर नॉट लायबल टू टेक कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। अगर आप चाहो फिर भी वॉलंटरीली लेना है तो आप कभी भी ले सकते हो, बट आपको कंपलसरीली लेने की जरूरत नहीं है। मिस्टर सी सप्लाइंग गुड्स थ्रू अमेजोन, अमेजोन के थ्रू आप कर रहे हो, गुड सप्लाई कर रहे हो, अगर ई कॉमर्स पोर्टल के थ्रू, तो आपको 1 रुपए का भी गुड सप्लाई कर रहे हो तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये अमेजोन पे नहीं करेगा जीएसटी इसमें, रिवर्स चार्ज पे। मिस्टर डी हु विशेस टू डिस्ट्रीब्यूट आईटीसी फ्रॉम हेड ऑफिस टू ब्रांच ऑफिस, तो आईएसडी अगर आप चाहते हो कि हो, तो आईएसडी कभी भी अनरजिस्टर्ड नहीं हो सकता है, आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। एनी कॉमर्स ऑपरेटर हु इज रिक्वायर्ड टू पे, रिवर्स चार्ज में इसको पे करना है, तो 3 आपकी सर्विसेज हैं जिनके ई कॉमर्स ऑपरेटर को रिवर्स चार्ज पे करना पड़ता है। कौन कौन सी है, ओला उबर वाली, ठीक है, जो आपको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर में हेल्प कर रहे हैं, तो ओला उबर हो गया। देन सेकंड आपका जो आपको अकोमोडेशन में फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो ओयो, एयरबीएनबी वो सब हो गए। और थर्ड आपके जो हाउसकीपिंग सर्विसेज है वो अर्बन क्लैप हो गया, वो उन लोगों को ही रिवर्स चार्ज में पे करना है, तो यहाँ पे वो सब आ जाएंगे तीनों। तो उस केस में जो ऑपरेटर्स हैं उनको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। देन मिस्टर ई एंगेज इन इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट, तो अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो ऑफ गुड्स तो आपको लेना पड़ता है जनरली रजिस्ट्रेशन, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ नोटिफाई कर रखे हैं गुड्स जिनका आपको अगर आप उनको कर रहे हो सप्लाई तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लेने की जरूरत नहीं है।
उसमें फिर आपको थ्रेशोल्ड का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। ठीक है, इसमें क्या है, आपको कंपल्सरीली रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। आपका अगर टर्नओवर बढ़ जाता है यू नो थ्रेशोल्ड से, तो आपको लेना ही है। और मिस्टर ई, हाँ ये हो गया। ठीक है, तो ठीक है, हमारा कल के एमसीक्यूज भी हो गए हैं। एक बार देख लेते हैं रिस्पॉन्सेस किसके कितने आए हैं। और जो रेंज है वो है हमारी 21। ठीक है, मतलब 21 इज द हाईएस्ट। लेट्स सी किसको आए हैं। ओके, तो 21 आए हैं इस बार दिवेश को, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड काजल इज अ न्यू एंट्रेंट आई सी। ओके, तो गुंजन एंड दिवेश एंड काजल, निकिता, सोनल, विपुल, नेहा, राधिका, प्रांजलि, आशिता, सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपने मतलब इट इज अ वेरी गुड स्कोर, क्योंकि एक क्वेश्चन तो ठीक है मैं मान सकता हूँ, एक क्वेश्चन तो उसमें एम्बिग्यूटी थी, तो वो आपका गलत हो गया होगा। तो जिनको भी 21 20 ये सब आए हैं, वो सब मान सकते हैं कि आप फुल स्कोर है। एंड तो अभी एमसीयू का एमसीयू का वेटेज 30% है, तो इसलिए एमसीयू का इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि जैसे ही आपने एमसीक्यू अगर टिक किया, सही टिक किया, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो 30 में से एटलीस्ट हमारा टारगेट 25 to 30 के बीच में लाने का होना चाहिए। उसमें उतने मार्क्स आ गए तो फिर एग्जामिशन के लिए ट्राई करना बहुत ईजी हो जाता है। अगर आपको 25 भी आ गए तो फिर आपको सिर्फ 35 मार्क्स और चाहिए, बाकी के 70 मार्क्स में से 50% ही चाहिए। तो इसीलिए एमसीक्यू का रोल बहुत ज्यादा है अगर आपको एग्जामिशन के ट्राई करना है। तो जनरली आप आईडीटी में देखोगे ना, तो 40 के ऊपर सबको आ जाते हैं, लेकिन 60 के ऊपर जाने में थोड़ी दिक्कत आती है। ठीक है, तो हमको टारगेट क्या करना है, 60 के ऊपर एग्जामिशन लाने का ट्राई करना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ रिवीजन ऑफ चैप्टर 2। तो सबसे पहले मुझे बताओ कौन कौन रुकने वाला है, कोई रुकने वाला भी है कि नहीं। अगर आप चाहते हो रिवीजन स्टार्ट करें, 1% भी अगर होगा तो आई विल स्टार्ट द रिवीजन, अदरवाइज सोनल, इशिता, प्रियंका। ओके ठीक है, तो रीजनेबल अमाउंट ऑफ लोग हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रिवीजन, ताकि क्या हो आपका फटाफट सब कंप्लीट होता रहे, आपको वापस से पढ़ना नहीं पड़े। तो आई विल जस्ट शेयर माय स्क्रीन। तो एक काम करते हैं, हम लोग चार्ट से रिवीजन करते हैं। तो ये रहा हमारा सप्लाई। जो सप्लाई है वो चैप्टर 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है स्कोप, सप्लाई का क्या क्या स्कोप है, किस किस सप्लाई में क्या क्या चीजें इंक्लूड होगी। सेकंड है आपका क्लासिफिकेशन, अगर कोई सप्लाई है उसमें से किसको आप बोलोगे सप्लाई ऑफ सर्विस है, किसको बोलोगे सप्लाई ऑफ गुड्स है। देन नेगेटिव लिस्ट है, उसमें शेड्यूल 3 दे रखा है और कुछ नोटिफाइड सर्विसेज हैं और गुड्स हैं। जब क्या माना जाएगा कि आपका ये अगर सप्लाई में फॉल हो रहा है, बट फिर भी हमने क्या बोला है कि दिस इज नाइदर सप्लाई जस्ट रिक्वायर्ड टू पे, वेदर इट इज अ नॉट मतलब सप्लाई की डेफिनेशन में इंक्लूड हो रहा है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि इट इज नॉट नाइदर अ सप्लाई ऑफ गुड नॉर अ सप्लाई ऑफ सर्विस। और लास्ट में हम पढ़ने वाले हैं कंपोजिट और मिक्स्ड सप्लाई।
ठीक है, सबसे पहले स्कोप में जाते हैं। तो स्कोप में हमको देखना पड़ेगा सप्लाई। तो सप्लाई अगर आप डेफिनेशन में जाओ और टैक्सेबिलिटी की डेफिनेशन में, चार्ज, तो चार्ज में क्या दे रखा है कि सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सबसे पहले क्या होना चाहिए आपका, जो सप्लाई होना चाहिए वो किसका होना चाहिए, गुड्स या सर्विसेज का। तो गुड्स में क्या क्या आएगा, ऑल मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी सब चीजें आएगी, उसमें से दो चीजें एक्सक्लूड कर दी है, मनी और सिक्योरिटीज। तो अगर आप पैसों का लेन देन कर रहे हो, जैसे आप लोन भी दे रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांजेक्शन इन मनी, उस पर जीएसटी नहीं आएगा। या फिर अगर आप सिक्योरिटीज खरीद रहे हो, मतलब आप शेयर्स खरीद रहे हो, बेच रहे हो, तो वो शेयर्स बेचने पे आपको जीएसटी पे नहीं करना है। क्या क्या चीजें इंक्लूड होगी, क्रॉप्स इंक्लूड होगी, और एक्शनेबल क्लेम भी आपके इंक्लूड होंगे, जैसे लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, वो सब एक्सक्लूसिवली मतलब आपके इसमें इंक्लूड होंगे गुड्स में। सर्विसेज की बात करो तो मनी और सिक्योरिटीज तो एक्सक्लूडेड है, और गुड्स भी एक्सक्लूडेड है। तो सर्विसेज के लिए डेफिनेशन क्या दे रखी है कि एनीथिंग विच इज नॉट अ गुड इज अ सर्विस, और ये दो चीजें एक्सक्लूड कर रखी है। और अगर आप फैसिलिटेट कर रहे हो कन्वर्जन ऑफ मनी या फिर सिक्योरिटीज, तो आपको उस पर जीएसटी पे करना पड़ेगा कमीशन अमाउंट पे, ठीक है। देन फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, तो सप्लाई के मतलब 6 फॉर्म्स हो सकते हैं, या तो सेल हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, बार्टर एक्सचेंज हो सकता है, या फिर लीज और रेंटल। इन सबको क्या मानेंगे, सप्लाई के अंदर मानेंगे, ठीक है। देन कंसीडरेशन की जरूरत है, आपका कंसीडरेशन नहीं होगा तो सप्लाई नहीं मानेंगे, ठीक है। तो कंसीडरेशन क्या होता है, जरूरी है कि सिर्फ मनी में हो, नहीं, इट कैन बी इन काइंड ऑल्सो। जरूरी क्या कि जो कंसीडरेशन है वो आप ही पे करो, जो रिसीव कर रहा है सप्लाई नहीं। आप ओला में जाते हो, आपने अपने डैड का अकाउंट लिंक कर रखा है, पेमेंट कौन कर रहा है, आपके डैड कर रहे हैं, सर्विसेज रिसीव कौन कर रहा है, आप कर रहे हैं, तो भी माना जाएगा कि आपने कंसीडरेशन पे कर दिया है, जो सप्लायर उसको कंसीडरेशन मिल गया है। देन गवर्नमेंट ने बता रखा है कि 4 कंडीशंस ऐसी है जबकि कंसीडरेशन नहीं भी मिलेगा तो भी हम क्या मानेंगे कि ये सप्लाई है, क्योंकि अगर आप रिलेटेड पार्टी को दे रहे हो कभी भी, ठीक है, तो उस केस में आपकी जो ट्रांजैक्शन वैल्यू वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, हो सकता है आप कम में दो या फिर फ्री में भी दे दो। तो उस केस में गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अगर आप ये 4 कंडीशंस हैं, 4 सर्कमस्टेंसेज हैं, जबकि अगर आपने कंसीडरेशन नहीं भी दिया तो भी हम क्या मान लेंगे, सप्लाई है। तो क्या क्या है, अगर आप एक बिजनेस एसेट सेल कर रहे हो जिसपे आपने आईटीसी लिया था, तो क्या मान लिया जाएगा कि वो सप्लाई है, उस पे आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा, भले ही आपने सिर्फ डिस्पोज ऑफ किया, उसको फ्री में दिया है तो भी। अगर रिलेटेड या डिस्टिंक्ट पर्सन को आप कुछ भी सप्लाई कर रहे हो, तो आपको क्या मान लिया जाएगा कि आप इवन इफ इट इज विदाउट कंसिडरेशन, तो क्या मान लेंगे कि इट इज अ सप्लाई। देन अगर प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में गुड्स का कुछ ट्रांजेक्शन हो रहा है, ठीक है, सर्विसेज फ्री में है तो वो यहाँ पर नहीं आएगी, उसमें कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट है। सिर्फ गुड्स में कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर कंसिडरेशन नहीं भी है तो भी क्या मान लिया जाएगा कि इट इज अ सप्लाई। अगर आपने सर्विस इंपोर्ट करी है, उसके लिए कंसिडरेशन नहीं भी दिया है तो भी क्या मान लिया जाएगा, इट इज अ सप्लाई। सर्विस के लिए हम लोग एक चार्ट देखेंगे, तो सिर्फ वो चार्ट देखना है आपको, कभी भी इंपोर्ट ऑफ सर्विस का कोई क्वेश्चन है आपको सिर्फ वो चार्ट रेफर करना है, उसमें सब आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। और शेड्यूल 3 में भी कुछ है तो वो भी हम लोग उसमें कवर हो जाएगा। नहीं, जो नॉन बिजनेस वाला है, ये वाला, ये केस भी उसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट क्या है आपका, ये बिजनेस पर्पस के लिए होना चाहिए, अगर बिजनेस पर्पस के लिए नहीं है तो सप्लाई नहीं मानेंगे। और इसका एक्सेप्शन क्या है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, अगर आपका इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, इसके लिए आप पे कर रहे हो, इवन इफ इट इज विदाउट कंसिडरेशन, तो भी उसको मान लिया जाएगा कि इट इज सप्लाई। जैसे आपको अपना घर डिजाइन करवाना है, आपने यूएस से कोई आर्किटेक्ट की सर्विसेज ली है, तो इट इज नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, बट आप उसको पे कर रहे हो डॉलर्स में, तो ये क्या मान लिया जाएगा, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इवन इफ इट इज विदाउट योर बिजनेस पर्पस, ठीक है। इसका हम वो देख लेते हैं, इसका एक चार्ट है बहुत ही सुंदर सा, ये रहा आपका इंपोर्ट ऑफ सर्विस। अगर ये कंसीडरेशन के लिए है, कंसीडरेशन आप पे कर रहे हो, तो आपको कुछ भी नहीं देखना है कि रिलेटेड पार्टी है, अनरिलेटेड है, बिजनेस के लिए है, नहीं है, आपका वो पूरा क्या हो जाएगा, इट इज फॉर सप्लाई, इट इज सप्लाई इवन इफ इट इज विदाउट कंसीडरेशन, आपको सप्लाई मानना पड़ेगा। अगर कंसीडरेशन नहीं है तो अब आपको आगे सोचना पड़ेगा। आप क्या सोचोगे, आप ये नेक्स्ट देखोगे कि क्या वो रिलेटेड पार्टी को दिया है आपने सप्लाई, ठीक है, रिलेटेड पार्टी, सॉरी हम रिसिपिएंट के इसमें बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे इंपोर्ट ऑफ सर्विस है। तो क्या आपने जो रिलेटेड पार्टी है उससे लिया है कि अनरिलेटेड से। तो अगर कंसीडरेशन नहीं है
और अनरिलेटेड पर्सन है तो सप्लाई होगा ही नहीं। बट अगर रिलेटेड है तो हमको वापस से देखना पड़ेगा कि क्या ये इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है। तो अगर इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है तो इट इज अ सप्लाई। अगर आपने जैसे टाटा मोटर्स इंडिया ने टाटा मोटर्स यूके से कुछ सप्लाई लिया, ठीक है, इवन इफ इट इज विदाउट कंसीडरेशन, तो कंसीडरेशन नहीं है बट रिलेटेड पार्टी है एंड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, तो क्या हो जाएगा, सप्लाई। लेकिन एक डैड ने अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं फ्री में इंडिया में, ठीक है, जूम कॉल पे पढ़ा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, कंसीडरेशन नहीं है, रिलेटेड पार्टी है बट बिजनेस के लिए नहीं है, तो इट इज नॉट अ सप्लाई। ठीक है, देन शेड्यूल टू में क्या दे रखा है, शेड्यूल 2 में दे रखा है कि कब किस सप्लाई को, बहुत सारे सप्लाईज ऐसे होते हैं जो कि आपको इजीली आइडेंटिफाई करने में डिफिकल्टी होती है कि क्या ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, क्या ये सप्लाई ऑफ गुड्स है। तो अगर आप ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स है तो वो हमेशा क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, उसको अभी सर्विस में नहीं जाओगे आप। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग है, अगर आपने लैंड एंड बिल्डिंग लीज या फिर रेंट पे दिया है तो क्या मान लिया जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस। अगर लैंड और बिल्डिंग आपने कंस्ट्रक्शन के पहले पे किया, कंस्ट्रक्शन के पहले सेल, सॉरी, पूरा कंप्लीशन सर्टिफिकेट आने से पहले अगर सेल कर दिया है, ठीक है, तो क्या मान लिया जाएगा उसको, सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, देन आपका नहीं सॉरी, उसमें सप्लाई ऑफ सर्विसेज ही मानेंगे, कंस्ट्रक्शन सर्विस मानेंगे उसको, ठीक है, सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं मानेंगे। देन अगर आप ट्रीटमेंट या प्रोसेस कर रहे हो गुड्स पे, जैसे आप टेलर के पास गए, टेलर उसमें क्या कर रहा है, उसको आपको ट्रीट करके दे रहा है, मतलब वो आपको उसमें सिल के दे रहा है, तो वो क्या हो जाएगी उसकी, इसको क्या मानेंगे, सर्विस मानेंगे। ये नहीं मानेंगे कि वो आपको गुड सप्लाई कर रहा है, ये मानेंगे वो आपको सर्विसेज दे रहा है। देन अगर आपने बिजनेस एसेट ट्रांसफर करी है, अगर आपने परमानेंटली ट्रांसफर कर दिए तो क्या हो जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर आपने थोड़े टाइम के लिए पर्सनली यूज कर लिया है तो क्या मान लिया जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, और आपको उस पर रेंट पे करना पड़ेगा, रेंट पे आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। देन अगर रेंट है तो आपका सर्विसेज हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन सर्विसेज है, आपने कुछ बिल्डिंग बना के दे रहे हैं और कंप्लीशन सर्टिफिकेट के पहले ही अगर आप उसको सेल कर रहे हैं, मतलब उसके पहले ही आपका कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, तो क्या मान लिया जाएगा, इट इज कंस्ट्रक्शन सर्विस। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, अगर आप एक राइटर हो, आपने एक बुक पब्लिश करी, उसके कॉपीराइट्स आपने एक पब्लिशर को दिए हैं, तो क्या मान लिया जाएगा कि आपने वो टेम्परेरी ट्रांसफर करे हैं राइट्स और आपको उस पर रॉयल्टी मिल रही है, तो इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, मतलब आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करके सॉफ्टवेयर बनवा रहे हो, इट इज अ सर्विस। ठीक है, बट अगर आप प्री पैक्ड एक सॉफ्टवेयर ले रहे हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स हो जाएगा। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो प्री सेट रहता है, ठीक है, कि आपको जो स्पेसिफिकेशन है वो सेम टू सेम वैसा ही रहेगा। दूसरा, इट इज अ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, ठीक है, तो वो हो रहा है, तो आप सीडी खरीद रहे हो, लेके जा रहे हो, उसमें इंस्टॉल कर रहे हो, तो उस केस में क्या हो जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स। अदरवाइज आप सॉफ्टवेयर डेवलप करवा रहे हो, अपने हिसाब से उसमें कुछ चेंजेस करवा रहे हो, तो क्या हो जाएगा, सर्विस हो जाएगा। देन अगर आप कुछ नहीं करने के भी आपको कुछ पैसे मिल रहे हैं कि एब्सटेन फ्रॉम, यू आर एब्सटेनिंग फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, तो उसको क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस। राइट टू यूज, अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो तो वो भी सर्विसेज मानी जाएगी। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट या रेस्टोरेंट है तो उसको सर्विस माना जाएगा। गुड्स बाय अनइनकॉर्पोरेट एसोसिएशन, आपकी एक आपने ऐसा एसोसिएशन बनाया है जो कि जैसे फॉर एग्जांपल रेसिडेंट वेलफेयर सोसाइटी, उसने बल्क में एक मैन्युफैक्चरर से वोल्टास के एसी ले लिए और वो आपको सप्लाई कर रहे हैं सब, ठीक है, सबको, तो क्या मान लिया जाएगा, उसको सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। ठीक है, देन शेड्यूल 3 क्या है आपका, नेगेटिव लिस्ट, के कब आपके सप्लाई को सप्लाई नहीं माना जाएगा, उसको माना जाएगा इट इज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो अगर एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को कुछ सर्विसेज दे रहा है विच इज इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें लिखा हुआ रहता है कि आपकी ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, उससे रिलेटेड या उससे मिलती जुलती, अगर आप जस्ट अ सेकेंड, उससे मिलती जुलती अगर आप कोई सर्विसेज दे रहे हो तो क्या माना जाएगा, इट इज इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसके लिए आपको सैलरी मिल रही है, वेरिएबल पे भी मिल रहा है जो कि लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। कोर्ट या ट्राइब्यूनल से अगर आप कोई सर्विस ले रहे हो तो उनको जीएसटी पे नहीं करना है। गवर्नमेंट ऑफिसर, मतलब जो एमपी एमएलए या फिर कोई ऐसे लोग हैं जो कि जिनको बाय वे ऑफ लॉ अपॉइंट किया गया है, तो उनकी सर्विसेज पे भी जीएसटी नहीं लगता है, वो एम्प्लॉयज नहीं होते हैं गवर्नमेंट के, ठीक है, तो उनको
जीएसटी नहीं पे करना पड़ेगा। अगर किसी की डेथ हो गई है, उससे रिलेटेड कुछ सर्विसेज है, एम्बुलेंस सर्विसेज या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज्ड पर्सन, तो उसकी कोई सर्विसेज दे रहे हो तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। अगर आप लैंड बेच रहे हो तो लैंड पे भी जीएसटी नहीं लगता है। और अगर आप एक्शनेबल क्लेम कर रहे हो उस पर जीएसटी नहीं लगता है, एक्सेप्ट लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग। तो एक्शनेबल क्लेम की बात करो तो सिर्फ ये 3 ही है एक्शनेबल क्लेम जिसपे जीएसटी लगता है। तो एक्शनेबल क्लेम के लिए भी एक चार्ट है, अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप वो देख सकते हो। तो वो चार्ट में क्या दे रखा है, दिखा देता हूँ आपको एक बार। ये रहा डेफिनेशन ऑफ गुड्स से, गुड्स में इनको इंक्लूड कर रखा है एक्शनेबल क्लेम को, ठीक है। तो डेफिनेशन ऑफ गुड्स में एक्शनेबल क्लेम्स इंक्लूडेड है। लेकिन अगर आप शेड्यूल 3 में जाओ तो वहां पे क्या बोल रखा है, जीएसटी सिर्फ किस पे लगेगा, लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग पे। बाकी जो दूसरे एक्शनेबल क्लेम्स हैं उन पे जीएसटी आपका नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये होगा, हो गया आपका एक्शनेबल क्लेम। देन आउट एंड आउट सप्लाई। आउट एंड आउट सप्लाई मतलब क्या, आप यहाँ पर हो इंडिया में, आपने स्विट्जरलैंड से कुछ चॉकलेट्स मंगवाई, वो आपने डायरेक्टली उसको बोला है, जो सप्लायर है जो वहां से एक्सपोर्ट कर रहा है उसको बोला आप डायरेक्टली इसको पाकिस्तान भेज दो, ठीक है। वो गुड्स कभी भी इंडिया में नहीं आ रहे हैं तो उस पर जीएसटी नहीं पे करना पड़ेगा आपको। देन सप्लाई इन कस्टम्स पोर्ट मतलब क्या है, आपने कुछ गुड्स मंगवाए हैं जो कि कस्टम के पोर्ट पे पड़े हुए हैं, अभी तक उनका क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है, आपने उसको इंपोर्ट क्लियरेंस नहीं करवाया है और आपने उसको सेल कर दिया तो उस पे आपको जीएसटी नहीं पे करना है। जीएसटी तो उस वो गुड बच गए क्या जीएसटी से, नहीं। वो गुड्स कब, उस पे जीएसटी कब पे करेगा, जिसको आपने सेल किया है वो जब उसको क्लियर करेगा, ठीक है, तब वो उस पे आईजीएसटी पे कर देगा, आपको पे करने की जरूरत नहीं है उस केस में, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका शेड्यूल 3 हो गया, इसमें 8 सप्लाईज है। फिर गवर्नमेंट ने कुछ नोटिफाई कर रखे हैं, वो सब जहां पर जीएसटी नहीं लगता है। कन्वेंस, अगर आपने आपका ट्रक है, ठीक है, जिसको आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए यूज कर रहे हो, उसको आपने आपके महाराष्ट्र स्टेट में आपका ट्रक है, उसको सर्विसिंग के लिए आपने गुजरात भेजा है, तो ये नहीं माना जाएगा कि आपने महाराष्ट्र से गुजरात ट्रक सप्लाई कर दिया है, वो क्या माना जाएगा कि कन्वेंस है। और अगर आप कन्वेंस कहीं पे ले जा रहे हो तो नहीं माना जाएगा। जैसे एयरलाइंस है, ठीक है, अब एयरलाइंस के एयरप्लेन्स होते हैं, अब एयरप्लेन्स क्या करते हैं, मुंबई से जा रहे हैं दिल्ली, तो ये नहीं माना जाएगा कि आपने मुंबई वाले ऑफिस से एक एयरप्लेन सप्लाई कर दिया है दिल्ली में, ठीक है, वो इट इज यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। तो कन्वेंस को कभी भी आप नहीं मानोगे कि वो सप्लाई है। देन अगर आपने कुछ टूल्स सप्लाई कर हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बोरिंग करते हो, ठीक है, बोरिंग की आपकी मशीन है, आपको एक दूसरे स्टेट से ऑर्डर आया कि वहां पर आप बोरिंग करो, तो आपने अपनी जो मशीन है वो वहां पर भेजी फॉर द पर्पस ऑफ ड्रिलिंग, ठीक है। तो उस केस में ये नहीं माना जाएगा कि आपने आपका जो ड्रिलिंग मशीन है वो आपने ट्रांसफर कर दिया, आपने इट इज यू हैव ओनली सेंड इट फॉर प्रोवाइडिंग सम सर्विसेज, ठीक है। देन लिकर लाइसेंस, तो स्टेट गवर्नमेंट है उनके ऊपर लिकर, वो लिकर लाइसेंस देती है, आप लिकर ऐसे ही नहीं बेच सकते हो, उसके लिए जो एक रॉयल्टी अमाउंट चार्ज करती है, लाइसेंस फीस बोल सकते हो उसको, लाइसेंस फीस चार्ज करती है स्टेट गवर्नमेंट, कि आपको लाइसेंस फी चार्ज कर दें, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो, तो उस केस में जीएसटी नहीं लगेगा। देन जो सप्लाई है दो टाइप के हो सकते हैं, कंपोजिट सप्लाई या मिक्स सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई मतलब वो सप्लाई जो कि इट इज नेचुरली बंडल्ड, तो दोज टैक्सेबल सप्लाईज विच आर नेचुरली बंडल्ड, और जो जनरल कोर्स में आप साथ में देते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप गुड्स सेल कर रहे हो तो आप ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज भी उसके साथ दे रहे हो, तो इट इज जनरली बाकी सारे जो सप्लायर्स हैं वो भी ये सर्विसेज दे रहे हैं और आप भी ये सर्विसेज दे रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा कंपोजिट सप्लाई। लेकिन अगर आपने अननेचुरली कुछ चीज बंडल करी है फॉर द बेनिफिट ऑफ गेटिंग टैक्स बेनिफिट, ठीक है, आपने एक टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट पे फॉर एग्जांपल 18% है, और टूथब्रश है, टूथब्रश का है 12%। अब आपने क्या करा, दोनों को कंबाइन कर दिया और आपने बोल दिया मैं ये जो टूथब्रश दे रहा हूँ इसके साथ आपका टूथपेस्ट फ्री है, ठीक है, और आप सोचो कि अब मुझे 12% पे ही टैक्स पे करना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट क्या बोल देगी, नहीं, ये आपका जो सप्लाई है ये क्या है, मिक्स्ड सप्लाई है। जनरली ये दोनों अगर साथ में नहीं भी दोगे, आप अलग अलग भी सेल करोगे तो भी लोगों को चलेगा, इट इज नॉट मैंडेटरी कि आप साथ में ही दो। तो इस केस में अगर आपने मिक्स सप्लाई किया है तो जो हाईएस्ट टैक्स रेट है वो आपका उस पर लग जाएगा, ठीक है, भले ही फिर इसकी जो वैल्यू है ये 1% ही हो और इसकी वैल्यू आपकी बहुत ज्यादा हो, फॉर एग्जाम्पल आपकी
ये 10% ही है और ये 90% भी वैल्यू है, लेकिन अगर आपने जबरदस्ती मिक्स करने का ट्राई किया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपको हाईएस्ट टैक्स रेट पे करना पड़ेगा, ठीक है। और मिक्स सप्लाई में दूसरे क्या आ सकते हैं, जैसे आपका टीवी और टीवी का रिमोट, ठीक है, जो कि हमेशा एक साथ ही सप्लाई हो सकते हैं। दैट सप्लाई, उसमें से एक प्रिंसिपल सप्लाई होना चाहिए और बाकी के सारे एंसिलरी सप्लाई होना चाहिए। जो एंसिलरी सप्लाई है वो क्या हेल्प करते हैं, those ancillary supplies help in getting better benefit out of the principal supply, ठीक है। तो ऐसा कुछ स्ट्रेट जैकेट रूल नहीं है कि इसको कंपोजिट बोलेंगे, इसको मिक्स बोलेंगे, वो इंटरप्रिटेशन टू इंटरप्रिटेशन डिपेंड करता है, ठीक है। और तो ऑन दिस नोट हमारा सप्लाई चैप्टर का रिवीजन हो गया है, पूरे चैप्टर का। तो अगर आपको इसमें भी कुछ डाउट हो या फिर आज के टॉपिक से रिलेटेड कुछ डाउट हो, तो यू कैन व्हाट्सएप मी, आई एम ऑलवेज अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप। हो सकता है रिप्लाई करने में 1-2 घंटे बाद करूं, बट आई विल रिप्लाई। तो ठीक है गाइज, लेट्स मीट टुमारो। कल हम लोग, सॉरी, डे आफ्टर टुमारो। सर, इफ आई एम अ रजिस्टर्ड गुड्स सप्लायर, मैं एक सेकेंड, तो लता मुझे आप है ना व्हाट्सएप कर देना, अभी एक्चुअली टाइम हो गया है, या फिर अगर आपको इसका आंसर मिल गया हो, विपुल ने कर दिया है तो वैसा, ठीक है। तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, आपका जो भी डाउट है तो मैं आप व्हाट्सएप पे क्लियर कर दूंगा। एंड लेट्स मीट डे आफ्टर टुमारो। कल संडे है, आप थोड़ा रिलैक्स कर लेना। नेक्स्ट वीक से ऑन मंडे वी विल मीट अगेन, ठीक है। और अब जो हम टॉपिक्स लेने वाले हैं, जनरली लोग उनको इग्नोर करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, अब एक तो एमसीक्यू है, तो एमसीक्यू में तो वो कहीं से भी पूछ सकते हैं। दूसरी बात, ये जो सारे टॉपिक्स हैं, ये इंस्टीट्यूट का उस पर फोकस रहता है। जैसे अगर आप अपील्स की बात करो तो पिछले पास्ट टेंस देखो, सीए फाइनल की बात कर रहा हूँ, पास्ट टेंस में हर बार 4 नंबर का क्वेश्चन उसमें से आता ही है, ठीक है। तो और एमसीक्यूज में तो वो लोग पूछ ही सकते हैं, तो हमको ये वाले चैप्टर्स मिस नहीं करने हैं, ये नहीं सोचना है कि ये अनइम्पॉर्टेंट है तो इसलिए हम इसको मिस कर दें, ठीक है। भले आप इसका ओवरव्यू लो और ऊपर ऊपर से पढ़ लो, क्योंकि ये डिफिकल्ट भी नहीं है, थोड़े से आपको मोनोटोनस लग सकते हैं क्योंकि इसमें प्रोसीजरल एस्पेक्ट ज्यादा है, कुछ लॉजिकल बहुत कम है उसमें, ठीक है। बट हम लोग उसको पूरा जो भी लॉजिक्स है सारे लॉजिकल वे में पढ़ेंगे, ठीक है। और मैं आपको उसके पीछे की भी चीजें बताऊंगा कि क्या क्या चीजें क्यों है, वो प्रोसीजर क्यों है, गवर्नमेंट ने वो प्रोसीजर क्यों डाला है, व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ लॉ बिहाइंड इट, ठीक है। तो आपको मजा भी आएगा पढ़ने में, इतना बोरिंग नहीं लगेगा जितना वो एक्चुअल में होते हैं टॉपिक्स, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सब टॉपिक्स आप छोड़ना मत। ऑल्दो आपका 60-70% सिलेबस अभी कंप्लीट हो गया है, लेकिन जो 40% है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, इसमें से भी आपके वेटेज रखते हैं ये। और कभी कभी अगर इंस्टीट्यूट में आप बोल नहीं सकते कि इंस्टीट्यूट इनमें से ही पूछेगा, इसमें से नहीं पूछेगा, कभी इंस्टीट्यूट को लगा कि ये लोग स्टूडेंट्स कुछ टॉपिक्स इग्नोर कर रहे हैं, तो पूरा उसमें से भी पूछ सकते हैं, तो उस केस में आप फंस जाओगे, ठीक है। तो इसलिए लेट्स मीट ऑन मंडे, एंड मंडे से हम लोग इनवॉइसिंग और बुक्स ऑफ अकाउंट 2 चैप्टर एक साथ कंप्लीट करेंगे मंडे को। तो इट विल बी वो बोरिंग नहीं होगा बिल्कुल भी, हम लोग फास्ट फास्ट करेंगे, ठीक है। तो ठीक है गाइस, सी यू ऑन मंडे, एंड तब तक के लिए घर पे रहो, पढ़ाई करो एंड एमसीक्यू सॉल्व करो। तो सी यू ऑन मंडे गाइस, एंड थैंक यू एंड बाय बाय।